हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल फिरंगी का दूसरा भाग। बस रुखसाना, नज़ीर ने कहा, यहीं रोक दो। रुखसाना जैसे लड़की नहीं रोबोट थी। नज़ीर एलिस के मुंह से निकलने वाला सेंटेंस अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसका पैर ब्रेक पैडल पर जम गया। टायरों की चरमराहट के साथ जीप जहाँ की तहाँ रुक गई। बॉर्डर बस आधा किलोमीटर दूर है, नज़ीर एलिस ने एक बार फिर कहा। वहाँ तक हमें पैदल जाना होगा। जी। रुखसाना नाम की लड़की ने अदब से बस इतना ही कहा। वह गोल चेहरे वाली एक गोरी चट्टी लड़की थी, नहायत ही खूबसूरत। वह काले रंग का बुर्का पहने हुए थी। बुरके से बाहर बस उसका चेहरा और दोनों हाथ ही नजर आ रहे थे। बाकी सारा जिस्म, सिर सहित सारा जिस्म बुरके में छुपा हुआ था। बुरके का कैप मस्तक के भी आधे हिस्से को ढके हुए था। बहुत ही सुगड़ हाथ थे उसके, गोरे गोरे और गुदगुदे, उंगलियां लंबी और पतली, जैसे किसी आर्टिस्ट की उंगलियां। नाखून बड़े हुए थे लेकिन कोई नेल पॉलिश नहीं लगी थी। तुम समझ गई ना, जीप से उतरते नज़ीर ने कहा। जी, वह बोली। आप बस उन्हें भेज दीजिए। बल्कि बल्कि नज़ीर ने उसे गौर से देखा। वह जैसे कुछ कहने का इरादा टाल गई। रहने दीजिए। नहीं, तुम्हें जो कहना है कहो। आपको शायद अच्छा ना लगे, फिर भी ज़ुबान पर आई बात को रोकना नहीं चाहिए। आप बस तहलका को भेज दीजिए, उसे लाने वाले को नहीं। मुझे उस तरफ के आदमी की ज़रूरत नहीं है। रुखसाना ने पहली बार लंबा सेंटेंस बोला। ज़रा नवाज से मिलने और उसका काम देखने के बाद तो आपको इस बात का यकीन आ ही जाना चाहिए, मेरे पास हर वक्त मरने को तैयार रहने वाले लड़के हैं। मगर वे तहलका को हैंडल नहीं कर सकेंगे, नज़ीर एलिस ने कहा। जो आदमी हम भेजेंगे वह उसका एक्सपर्ट होगा। एक पल के लिए रुखसाना चुप रही, फिर बोली, जैसी मर्जी। खुदा हाफिज़, अब तुम जा सकती हो। रुखसाना ने चेहरा थोड़ा सा झुकाया, दाएं हाथ अपने मस्तक के दाएं किनारे तक ले गई और बड़े ही सलीके से सलाम किया। तब तक इरशाद भी जीप की पिछली सीट से उतर चुका था। रुखसाना ने बड़ी तेज़ी से जीप को यू टर्न दिया और उसे वापस उसी दिशा में दौड़ाती ले गई जिस दिशा से यहाँ पहुँची थी। काफ़ी तेज़ ड्राइव करती है, इरशाद के मुंह से निकला। नज़ीर बोला, लड़की तेज़ नहीं लगी? इतनी तेज़ लगी कि इससे तेज़ लड़की शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। इरशाद अब भी धूल उड़ाती जीप को देख रहा था। निरंतर दूर होती उसी जीप को देखते नज़ीर एलिस ने हौले से मुस्कुराते हुए पूछा, शायद या यकीनन? यकीनन। यकीनन मैंने ऐसी लड़की को पहले कभी नहीं देखा। ऐसी क्या खूबी देखी तुमने उसमें? कम बोलती है, टू द पॉइंट, इरशाद ने कहा। ऊपर से जितनी खूबसूरत और कोमल नज़र आती है, अंदर से शायद उतनी ही खतरनाक और कठोर है। यह अंदाज़ा कैसे लगाए? उसने कहा, उसके पास ज़र्रा नवाज जैसे और आदमी है। यकीनन। कम तुम भी नहीं हो। उसके एक ही सेंटेंस से उसके अंदर झांक लिया। मगर मगर अभी तुम उसे कुछ भी नहीं अभी तुम उसे कुछ भी नहीं जान सके हो, नाखून के बराबर भी नहीं। वह जितनी नज़र आ रही थी उससे कई कई गुना ज़मीन के अंदर है। बेहद ब्रिलियंट, सुलझी हुई और स्मार्ट। पर वह हमारे किस काम की है? इस बार नज़ीर एलिस कुछ बोला नहीं। इरशाद की तरफ बस यूँ देखा उसने जैसे उसने कोई नहायत ही बेवकूफ़ाना बात कह दी हो। फिर बोला, काम की है वह। क्या वह जानती है कि आप शहजाद पठान हैं? नहीं। तो आपके बारे में क्या जानती है? कि हम वकार खान हैं। ओह, पर आओ चलते हैं। वह आंखों से ओझल हो चुकी है। कहने के साथ नज़ीर ने उस दिशा से नजर हटाई जिधर अब सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा था और चक्रोड जैसी सड़क पर बढ़ गया। इरशाद उसके पीछे लपका। अचानक ही नज़ीर एलिस काफ़ी तेज़ चाल से चलने लगा था। उसके साथ चलने के लिए इरशाद को दौड़ना पड़ रहा था। इस वक्त उनके जिस्मों पर आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों जैसे लिबास थे। बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा कि वही लिबास थे जो उधर से इधर आते वक्त थे। नज़ीर का तो चेहरा भी बदला हुआ था। उसके चेहरे पर इतनी घनी और लंबी दाढ़ी थी कि लगभग सारा चेहरा ही ढका हुआ था। नथनों में फंसे स्प्रिंग्स के कारण नाक बहुत ही मोटी नज़र आ रही थी। आंखों पर मोटे लेंसों का चश्मा, पूरे सिर को ढके एक टोपी। ये सब इसलिए ज़रूरी था ताकि कोई उसे शहजाद पठान के रूप में न पहचान सके। चक्रोड के दोनों तरफ, बल्कि चारों तरफ दूर दूर तक खेतों में अधपके गेहूं की बालियां खड़ी थी। नज़ीर एलिस के कदम से कदम मिलाए उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे इरशाद ने कहा, सर, मुझे मालूम है तुम क्या पूछोगे। नज़ीर बगैर रुके बोला, तो बता दीजिए ना। यही ना कि यह तहलका क्या चीज़ है? जी, अभी तुम्हारे उसके बारे में जानने का वक्त नहीं आया। इरशाद चाहकर भी कुछ कह नहीं सका। बस इतना समझ लो कि जब उसका रहस्य खुलेगा तो हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे संसार में सचमुच का तहलका मच जाएगा। अब मेरे दिमाग में भी वही कीड़ा कुलबुला रहा है जो नुसरत तुगलक के दिमागों में कुलबुला रहा था। कौन सा कीड़ा? ये कि आप हैं किस चक्कर में। नज़ीर के होंठों पर रहस्यमय मुस्कान दौड़ कर रह गई। उन्हें तो मैंने यह कहकर संतुष्ट कर दिया कि आप इस तरफ विजय विकास से मिलने आए थे, लेकिन लेकिन
मैं कम से कम इतना तो जानता ही हूँ कि आपके इधर आने की असली वजह ये नहीं थी, रुखसाना थी, उससे मुलाकात थी। उसके साथ आप किसी और मिशन पर काम कर रहे हैं। मिशन भी ऐसा जिसके लिए हम और सिर्फ हम ही रुखसाना से मिल सकते थे, किसी और को नहीं सौंप सकते थे ये काम। ठीक ही कह रहे थे नुसरत तुगलक। विजय विकास जैसे लोगों से निपटना उन्हीं का काम है, हमारे स्तर की बात नहीं है वह। उन्हें संतुष्ट करने के लिए हमें ज़र्रा नवाज़ को विजय विकास के पास भेजना पड़ा। ऐसा ना करते तो वे समझ जाते कि हमारे इधर आने की वजह कुछ और है। लेकिन चलो, इस बहाने जो हुआ ठीक ही हुआ। रुखसाना और उसकी टीम का इम्तिहान भी हो गया। नुसरत तुगलक भी इस भ्रम में फंसे रही कि हम विजय विकास को नापने ही इधर आए थे, और उनके साथ केशव पंडित नाम के शख्स का जलवा भी देख लिया। असली प्लान के बारे में कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए। क्या मैं अभी तक आपका इतना यकीन भी नहीं जीत सका हूँ? इरशाद कहने के साथ नज़ीर एलिस ठिठक गया था। इरशाद को भी ठिठक जाना पड़ा। एलिस उसकी आंखों में झांक रहा था। सर, मैं बोला, क्या आपका इरादा मेरे अंदर? नहीं, फ़िलहाल मैं उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। फिर तुम जानते हो कि पाकिस्तान में तुम और सिर्फ तुम ही मेरे राजदार हो। एक बार फिर उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। लपकते से इरशाद ने कहा, पाकिस्तान में ही क्यों सर? मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया में ही मैं ऐसा अकेला शख्स हूँ जो आपकी हकीकत जानता हूँ। बाकी सब तो नहीं। नज़ीर के जबड़े बिछ गए। अब ऐसा नहीं रहा। जी? इरशाद के अलग से चीख सी निकल गई थी। मेरी हकीकत अब विजय विकास भी जानते हैं, बल्कि मुकम्मल सीक्रेट सर्विस, और अब तो केशव पंडित भी जानता है। इनके जानने का मतलब है हिंदुस्तान में अन्य अनेक लोग भी जान सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इरशाद बुरी तरह हैरान था। वही जो हकीकत है। मगर वे आपकी हकीकत कैसे जान गए? अपनी हकीकत मैंने सबसे पहले विजय के मुंह से सुनी थी, नज़ीर बताता चला गया। तब जबकि विकास उसकी कोठी पर पहुंचा था। तब तक ज़र्रा नवाज़ उनके सामने प्रकट भले ही ना हुआ, लेकिन उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कुछ देर वहीं छुपा खड़ा रहा था, इसलिए मैं उनके बीच होने वाली सारी बातें सुन सका। विकास उसे अपने चीफ द्वारा सौंपे गए मिशन के बारे में बता रहा था। विजय से कह रहा था कि पाकिस्तान अफ़गानी सीमा पर अमेरिकी सैनिक अड्डे बनवा रहा है, जिनका इस्तेमाल अंततः उनके मुल्क के खिलाफ होना है। उसके कहने का मतलब था कि चीफ ने उन्हें उन अड्डों को ध्वस्त करने का मिशन सौंपा है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विजय ने बोलना शुरू कर दिया, और फिर उसने ये भी कहा कि आज का शहजाद पठान कल का नज़ीर एलिस है। उसका मकसद अखंड भारत पर हुकूमत करना है। और ये सब कैसे पता लग गया उन्हें? शुरू में विजय के मुंह से उन बातों को सुनकर मेरे होश भी ठीक उसी तरह फाख्ता हो गए थे जैसे तुम्हारे हुए जा रहा है। लेकिन लेकिन जब विकास ने मुंह खोला तो रहस्य से पर्दा उठ गया। क्या पता लगा? यह सूचना उनके चीफ को ब्रिटेन स्थित इंडियन सीक्रेट एजेंट से मिली थी। ये बात उन दोनों की बातचीत के बीच आई। लेकिन ब्रिटेन वहाँ खुद मेरी वजह से पहुँची। आपकी? मैंने खुद अपना भेद वहाँ के प्रधानमंत्री को बताया था। यह आपने क्या किया? इस सब की ही ज़रूरत क्या थी? उस वक्त मुझे लगा था कि मेरे ये बताए बगैर ही मैं नज़ीर एलिस हूँ, एक अंग्रेज़ हूँ। वे वह नहीं करेंगे जो मैं चाहता था। तो क्या वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पहली बात, मैंने ये भेद किसी को भी ना बताने की उन्हें सख्त हिदायत दे दी थी। दूसरी बात, वे तो इस कल्पना से ही रोमांचित हो उठे थे कि मैं एक काला अंग्रेज़ हूँ और पुनः भारत पाकिस्तान को मिलाकर उस पर हुकूमत करने के मिशन पर काम कर रहा हूँ। तो फिर ये खबर कहाँ से लीक हुई? मेरे ख्याल से उन तीन लोगों में से कोई एक ब्रिटेन में इंडियन सीक्रेट सर्विस का जासूस है, जिन्हें उस वक्त उन्होंने मेरे कहने पर कक्ष से बाहर निकाला था। किसी तरह उसने हमारी बातें सुन ली होंगी। जैसे भी हुआ, लेकिन बहुत बुरा हुआ सर। अभी तक दहशत ज़दा इरशाद कहता चला गया। भेद जब इस स्तर पर फूट ही चुका है तो एक दिन पाकिस्तान भी पहुंच जाएगा। सारी दुनिया जान जाएगी कि आप शहजाद पठान नहीं बल्कि नज़ीर एलिस हैं, एक अंग्रेज़ हैं। इस हालत में तो आपका मिशन भी गुप्त नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान का आवामी एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। वही हालात क्रिएट हो जाएंगे जैसे तब थे जब आप अपनी रियासत यानी सिवाय को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता ने मजबूर कर दिया। नहीं, नज़ीर एलिस ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। वह ज़रा भी चिंतित या उत्तेजित नज़र नहीं आ रहा था। मैं किसी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लोगों को यकीन दिला दूंगा कि नज़ीर एलिस मर चुका है। हिंदुस्तान हमारे मुल्क को भ्रमित कर रहा है। पर कैसे सर? यह आसान नहीं होगा। तुम देखते रहो, मेरे लिए आसान ही होगा। नज़ीर एलिस के होंठों पर रहस्यमय मुस्कान थी। शुरू में मैं भी तुम्हारे जितना ही बल्कि तुमसे भी ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर संभल गया। और बाद में तो इतना संभल गया कि अजय के रूप में केशव पंडित को ये बात मैंने खुद बताई। ऐसा क्यों किया आपने? दो कारण थे। पहला ये कि मैं ये भेद की बात बताकर उसे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं अजय हूँ। यह अलग बात है कि इसके बावजूद वह धोखे में नहीं आया। दूसरा ये कि मैं जान ही चुका था। मेरे बताने न बताने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देर सवेर उसे ये बात विजय विकास से पता लगी जानी है। मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आ रहा सर कि आगे होगा क्या। जो बात हमने नुसरत तुगलक तक से छुपाई थी
नजीर एलिस ने उसकी बात काट कर कहा, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात बता सकता हूँ। वह क्या? केशव पंडित पर मेरी आंखों का जादू नहीं चला। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? यह है वो बात जिसने मेरे दिमाग को चक्रगिन्नी बना रखा है, नज़ीर एलिस कहता चला गया। समझने की लाख चेष्टाओं के बावजूद समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। कैसा चमत्कारी आदमी है केशव पंडित। उसने मेरे अंदर समाये ऐसे प्राकृतिक गुण को कैसे मात दे दी जिससे कभी कोई बच ही नहीं सका। क्या वह प्रकृति से भी ऊपर की चीज़ है? उसने सीना ठोक कर कहा कि मैं उसके अंदर नहीं घुस सकूंगा, और मैं लाख चेष्टाओं के बावजूद उसके दिमाग पर सवार नहीं हो सका। उसने दावा किया कि मैं उसकी आधी ताकत नहीं खींच पाऊंगा, और मेरे सारे प्रयास नाकाम हो गए। मैं दूसरों के लिए चमत्कारी हूँ, वह पट्टा तो मेरे लिए चमत्कारी पुरुष बन गया। मैं ये बात जानकर रहूँगा इरशाद, ये बात मैं जानकर रहूँगा कि जिस खासियत से कुदरत ने मुझे बचपन से ही नवाजा है, जिस खासियत की वजह से मैं हमेशा सामने वाले को मात देता आया हूँ, उस खासियत को आखिर इस करामाती आदमी ने मात कैसे दे दी? उसने कैसे ये नौवें आश्चर्य जैसा कारनामा कर दिखाया? इसलिए महज इसलिए मैं नुसरत तुगलक को सख्त हिदायत देकर आया हूँ कि वे इन तीनों में से किसी को ख़त्म नहीं करेंगे। यह जानना मेरे लिए संयुक्त भारत पाक पर हुकूमत करने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि केशव पंडित ने आखिर ये किया कैसे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है सर। तुम्हारी तो बात ही अलग है, खुद मुझे ही कोई यकीन नहीं आ रहा है। इसके बावजूद यकीन नहीं आ रहा है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने घटा है, मेरे साथ घटा है। लाख कोशिशों के बावजूद मेरी आंखों से निकलने वाली वह ऊर्जा उसकी नीली आंखों को नहीं भेद पा रही थी, जिससे आज से पहले कभी कोई बच ही नहीं सका था। इरशाद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बगैर कुछ भी कहे बंद कर लिया। उसकी नज़र सामने से दौड़ी चली आ रही इंडियन आर्मी की एक जीप पर चिपक कर रह गई थी। नज़ीर एलिस भी उसी को देख रहा था। जीप बहुत तेज़, बल्कि बहुत ही असामान्य तेज़ गति के साथ उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। वे उसे देखकर चौंके थे, लेकिन अभी उसके बारे में एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर पाए थे कि वे उनके नज़दीक ही आ गई। टायरों की ज़बरदस्त चीख चिंगाड़ के साथ एक झटके से रुकी। छुप जाओ तुम लोग, जल्दी से खेतों में खड़े गेहूं के बालों के बीच कहीं छुप जाओ। ये बात जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे कैप्टन ने लगभग चीखते हुए कही थी। वे बौखला गए, समझ ही ना सके कि उसकी बात का क्या मतलब है, जबकि उत्तेजना की ज़्यादती के कारण वह मानो पागल हुआ जा रहा था। सुना नहीं तुम लोगों ने? जल्दी से छुप जाओ। पर हुआ क्या? नज़ीर एलिस ने पूछा। कर्नल साहब दौरे पर आ गए गधों, मैं कहता हूँ जल्दी से छुप जाओ, वे इधर ही आ रहे हैं। उफ, तुम तो मुझे भी मरवाओगे। ये तो बड़ा अच्छा मौका है। सारी बात समझ में आते ही नज़ीर एलिस मोहक मुस्कान के साथ बोला, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम 1,000 रुपये प्रति आदमी के रेट पर लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराते हो। चाहे जितना गिड़गिड़ाओ, रेट से समझौता नहीं करते। भला ये भी कोई बात है? अगर किसी गरीब के पास पूरे रुपए ना हो तो वह क्या करे? आदमी को इतना सख्त तो नहीं होना चाहिए। क्या? उसके अलग से चीख सी निकल गई। तुम कर्नल साहब को ये सब बताओगे? ये भी कि हमें भी तुम्ही ने इधर से उधर, उधर से इधर भेजा था, और अब जब हम इधर से उधर जा रहे हैं तो हमारे साथ 2 आदमी कम है, वे हिंदुस्तान में ही रह गए। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? उत्तेजना और बौखलाहट के कारण उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। ड्राइविंग सीट से कूद कर वह सीधा उनके सर पर आकर सवार हो गया और हड़क फाड़ कर दहाड़ा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तानी जेलों में कट जाएगी और तुम फांसी पर लटक जाओगे। मतलब? अरे तुम। उसके मुंह से झाग निकलने लगे, जैसे कुछ कहते ना बन पड़ रहा हो। नज़ीर एलिस के इस रुख पर इरशाद भी हैरान था। उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वे खेत में छुप क्यों नहीं जाता। होठों पर मुस्कान सजाए नज़ीर अब भी कह रहा था, सोचो कैप्टन, हम तो जेलों में ही सड़ेंगे, तुम्हारा तो कोर्ट मार्शल। लो, कर्नल साहब तो इधर आ भी गए। अब तुम गए 12 के भाव। बुरी तरह हकबकाए बौखलाए कैप्टन ने पलटकर उस दिशा में देखा जिससे कुछ देर पहले खुद ही जीप दौड़ाता इधर आया था। सच में कर्नल की जीप इसी तरफ आ रही थी। कैप्टन का चेहरा पीला पड़ गया। हालत रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर जैसी हो गई। एक पल के लिए तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे, लेकिन सिर्फ एक ही पल के लिए ऐसी स्थिति रही उसकी। अगले ही पल जैसे उसने सोच लिया था कि क्या करना है। फिरकनी की मानंद वापस उनकी तरफ घूमा, झपट कर जेब से सर्विस रिवॉल्वर निकाला और उनकी तरफ तानता हुआ कर जा, तुम पाकिस्तानियों हरामजादों, हमारी सरहद के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब खुद को बचाना चाहते हो? नज़ीर एलिस की मुस्कान और गहरी हो गई। गुड वर्क करोगे? कर्नल को दिखाने के लिए उसके सामने में गोली से उड़ा दोगे? अब जब वे हमें देख ही रहे हैं तो और रास्ता भी क्या है मेरे सामने? उसने दांत भींच कर कहा, और ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा ही था कि नज़ीर एलिस ने चमत्कारिक फुर्ती का परिचय दिया। जाने कब उसके जिस्म में हरकत हुई और जाने कब उसके दाएं हाथ का कराट कैप्टन की रिवॉल्वर वाली कलाई पर पड़ा। कैप्टन की चीख इरशाद के कानों के पर्दे फाड़ती चली गई। देखा सिर्फ ये कि वह लड़खड़ा कर गिर गया है। उसका रिवॉल्वर उस वक्त नज़ीर एलिस के हाथ में था, जिस वक्त जीप की तरफ से कर्नल की दहाड़ सुनाई दी। खबरदार! नज़ीर जहाँ का तहाँ रुक गया। बड़ी बड़ी मूँछों वाला हट्टा कट्टा कर्नल उन पर रिवॉल्वर ताने उनकी तरफ बड़ा चला रहा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि अगर नज़ीर और इरशाद में से कोई बाल बराबर भी हिला तो वे बेहिचक उनका भेजा उड़ा देगा।
अगला दृश्य। ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ है ये। अदालत के कटघरे में खड़े ठाकुर साहब पागलों की मानिंद चीख रहे थे। गवाह वाले कटघरे में खड़े केशव पंडित की तरफ उंगली तानकर वे उसी अंदाज में चीखते चले गए। ये खुद को कानून का बेटा कहने वाला शख्स असल में कानून को चकमा देने में माहिर है। ये खतरनाक लड़का कोर्ट को सरासर झूठी कहानी सुना रहा है। अगर मेरी कहानी झूठी है तो क्या आपकी कहानी सच्ची है? केशव ने शांत अंदाज में पूछा। क्या वाकई जर्रा नवाज की हत्या मिस्टर विजय की कोठी पर हुई? हकीकत यही है। केशव पंडित ने मुलजिम वाले कटघरे में खड़े विजय विकास की तरफ इशारा करने के साथ पूछा। क्या आपने इन्हें जर्रा नवाज की हत्या करते देखा था? नहीं। फिर? हत्या करके बस ये चुके ही थे कि हम वहाँ पहुँच गए, ठाकुर साहब ने कहा। चंद क्षण पहले पहुँच गए होते तो हमें ये काम करने ही नहीं देते, उससे पहले गिरफ्तार कर लेते। मैं यही जानना चाहता हूँ मिलॉर्ड, केशव पंडित ने सीधे जज से कहा। ठाकुर साहब अपने दल बल के साथ ठीक उसी वक्त मिस्टर विजय की कोठी पर कैसे पहुंच गए जब विजय विकास जर्रा नवाज की हत्या करके बच चुके ही थे? हमारे पास एक फ़ोन आया था। किसका? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? केशव की भवें सुकड़ी। वह किसी अज्ञात आदमी का फ़ोन था। फ़ोन पर उसने क्या कहा? उसने कहा था कि ठाकुर साहब, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बेटा किस किस्म के गैरकानूनी कामों में लिप्त है, उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आती है, तो इसी वक्त अपनी फ़ोर्स के साथ उसकी कोठी पर पहुँच जाइए। फ़ोर्स के साथ इसलिए क्योंकि आप उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकते हैं। इस वक्त वह वही कर रहा है जो उसका पेशा है, जिससे उसे इतनी कमाई होती है। और कोठी पर आपने इन्हें जर्रा नवाज की हत्या करते पाया। हम बता चुके हैं। तब तो ये सुपारी किलर हुए, क्योंकि फ़ोनकर्ता ने कहा था कि मिस्टर विजय इस वक्त कोठी पर वह कर रहे हैं जो इनका पेशा है। हो सकता है। और सुपारी किलर भी ये ऐसे हैं कि कत्ल करने के लिए आम सुपारी किलर्स की तरह अपने शिकार को ढूंढते नहीं फिरते। उनके ठिकानों पर जाकर कत्ल नहीं करते, बल्कि कत्ल होने के लिए इनके शिकार खुद ही इनकी कोठी पर आ जाते हैं। खचाखच भरा अदालत कक्ष हंसी के फवारों से सराबोर हो गया। इतनी भीड़ वहाँ इसलिए थी क्योंकि कोर्ट में केशव पंडित था। सारा शहर जानता था कि अदालत में अगर केशव पंडित हो तो कानून के ऐसे ऐसे पैंतरे देखने सुनने को मिलते हैं जिनकी पहले कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। अपने काम छोड़कर लोग उन्हीं पैंतरों से रूबरू होने आए थे। वहाँ मौजूद लोगों ने केशव की बात और उसके कहने के स्टाइल को एंजॉय किया था। पुनः व्यवस्था कायम करने के लिए जज ने छोटी सी हथौड़ी 2 बार डाइस पर मारने के साथ ऑर्डर का। पुनः छाई खामोशी को एक बार फिर केशव नहीं तोड़ा। और मज़े की बात यह है योर ऑनर कि जब मिस्टर विजय अपना सुपारी किलर वाला काम करते हैं तो इनके तन पर ऐसा कोई कपड़ा तक नहीं होता जिसमें कोई ऐसा वेपन रखा जा सके जिससे हत्या की जा सकती हो। गौर करें ठाकुर साहब, कोर्ट को आपने खुद ही बताया कि उस वक्त मिस्टर विजय केवल एक लंगोट पहने हुए थे। कक्ष में एक बार फिर हंसी का फव्वारा उछला। ठाकुर साहब कुछ इस कदर हड़बड़ाए कि मुंह खोलने के बावजूद उससे कोई आवाज़ नहीं निकाल सके। अब ज़रा उस स्टोरी पर गौर फरमाइए जो विजय विकास ने आपको घटना स्थल पर सुनाई, जिसे आप मिस्टर विजय की बकवास के अलावा और कुछ मानने को तैयार नहीं है। थाने में भी ये दोनों यही कहते रहे कि जर्रा नवाज नाम का शख्स इनके पास आई मरने था। उसका लक्ष्य मिस्टर विजय के हाथों अपनी हत्या कराना था। यही तो हम कह रहे हैं। घटना स्थल से लेकर थाने तक ये यही कहते रहे थे, मगर यहाँ ठाकुर साहब बोले। कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जर्रा नवाज को जीवित अवस्था में कभी देखा ही नहीं। हम उसकी लाश लेकर वहाँ पहुँचे थे और मैंने ये कहा है कि कालागढ़ के जंगल में जर्रा नवाज को आपने मेरे सामने एनकाउंटर किया था। वही तो बता रहे हम कोर्ट को कि ये सब एक हवाई कहानी है, बल्कि ये कहानी तुमने हमारे सामने हमारी ऑफिस में गढ़ी है, ठाकुर साहब ने पुरजोर स्वर में कहा। हमारी समझ में नहीं आ रहा योर ऑनर कि कोर्ट में बतौर गवाह खड़ा ये शख्स आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ देर पहले ये कह रहा था कि इसने हमें कालागढ़ के जंगल में जर्रा नवाज को एनकाउंटर करते देखा है, और अब हमसे बहस उस कहानी पर कर रहा है जो कोर्ट को हमने सुनाई है। सबसे पहले से ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है, हमारी या इसकी? आपकी, केशव पंडित ने एक झटके से कह दिया। हमारी? ठाकुर साहब बुरी तरह हकबका गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें केशव पंडित द्वारा इतनी जल्दी हथियार डाल देने की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं मिलॉर्ड कि जर्रा नवाज मिस्टर विजय के हाथों इनकी अपनी कोठी में मारा गया था। केशव पंडित ने जब ये बात इतने साफ शब्दों में स्वीकार की तो कई पल के लिए कक्ष में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे वहाँ कोई मर गया हो। हर शख्स हक्का बक्का था, इधर ठाकुर साहब, उधर विजय विकास भी। अब तो जैसे कुछ बचा ही नहीं था। जब उनके पैरवी करने वाले ही कह रहा था कि हत्या उन्होंने ही की, तो बचाव के लिए रही क्या गया था? और वही कहा ठाकुर साहब ने। वे बोले, डैट्स ऑल योर ऑनर। जो मैं साबित करना चाहता था उसे खुद को कानून का बेटा कहने वाला ये गवाह, बल्कि चश्मदीद गवाह, खुद ही कबूल कर रहा है, तो मेरे कहने के लिए अब कुछ रही नहीं गया। अब तो इससे ये पूछा जाए कि इसने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों की।
क्यों भरी अदालत में इतना बड़ा झूठ बोला कि ज़र्रा नवाज़ नाम के शख्स को हमने इसकी आंखों के सामने एनकाउंटर किया था? कानून की लाज रखने के लिए, कानून के सामने सच्चाई लाने के लिए कभी कभी ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं मिलॉर्ड। केशव पंडित ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे पहले ही से ही मालूम था कि जब उस पर यह इल्ज़ाम लगेगा तो उसे क्या कहना है। मिस्टर विजय की इच्छा थी कि कोर्ट में इनका पक्ष मैं रखूं। सारा शहर जानता है कि मेरे पास एडवोकेट की डिग्री नहीं है। उस अवस्था में कोर्ट में इनका पक्ष रखने का मेरे पास एक ही तरीका था, ये कि मैं खुद को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश करूं। इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि मैंने इस केस में खुद को चश्मदीद गवाह बनाया ही केवल इसलिए कि कानून के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। वाह वाह, भीड़ में से किसी ने कहा। मान गए केशव पंडित कि तुम वाकई कानून के बेटे हो। वकील ना होते हुए भी कोर्ट में किसी की पैरवी करने का क्या पैंतरा निकाला है। जज को एक बार फिर डाइस पर हथौड़ी मारनी पड़ी। केशव पंडित ने आगे कहा, मिलॉर्ड, पहली नज़र में यकीनन मुझ पर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश का जुर्म आयद होता है, परंतु ये साबित नहीं होता, क्योंकि कानून किसी भी शख्स का इरादा जानने के बाद ये फैसला करता है कि उसका जुर्म था भी या नहीं, और था भी तो कितना। इस सब की जांच पड़ताल करने के बाद ही वह उसकी सज़ा मुकर्रर करता है। और अगर कोर्ट में झूठ बोलने वाले का इरादा उतना पवित्र हो जितना कि मेरा था, तो कोर्ट उसे मुजरिम नहीं मानती बल्कि उसकी शुक्रगुजार होती है। उस शख्स का तो खुद भारतीय दंड विधान में भी शुक्रगुजार होता है, जो कानून के सामने सच लाए, किसी बेगुनाहगार साबित ना होने दे, कानून को ऐसी गलती ना करने दे जो अगर एक बार हो जाए तो फिर किसी भी तरह उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ठाकुर साहब के लहजे में व्यंग ही व्यंग था। मतलब मिस्टर केशव विजय विकास को बेगुनाह साबित करने कोर्ट में आए हैं? बेशक, केशव पंडित का दृढ़ स्वर। लेकिन अभी अभी तो हमने इस एहसास ने ठाकुर साहब के स्वर को बेहद बुलंद कर दिया था कि कोर्ट में खड़े होकर वे कानून के बेटे को मात दे रहे हैं। हम सब ने, खुद जज साहब ने भी खुद आप ही के श्रीमुख से ये सुना कि जर्रा नवाज़ को मिस्टर विजय ने ही गोली मारी थी। अब तो इस बात से आप मुकर भी नहीं सकते। मुकरने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। केशव पंडित नाम का जालिम अब भी मुस्कुरा रहा था। तो क्या इसी तरह किसी की पैरवी की जाती है? ठाकुर साहब पुरजोर अंदाज में बोले। कोर्ट में ऐसा होते मैं पहली बार देख रहा हूँ योर ऑनर, कि जो शख्स इसकी पैरवी कर रहा है, जिसे बेगुनाह साबित करने का दावा कर रहा है, उसी के बारे में कह रहा है कि हाँ, हत्या उसी ने की है। जब वह खुद ही ऐसा कह रहा है तो कैसे साबित करेगा कि उसका क्लाइंट बेगुनाह है? केशव पंडित इस बार कुछ बोला नहीं, कटघरे में खड़ा से मुस्कुराता रहा, जबकि लोग धड़कते दिलों से उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि केशव ने खुद ही ये कहकर अपना खेल क्यों बिगाड़ लिया कि हत्या विजय ने की है। मुझे तो हैरत हो रही है योर ऑनर कि लोग इसे कानून का बेटा कहते हैं। जोश में भरे ठाकुर साहब कहते चले गए, इसे तो कानून की ABCD तक नहीं आती। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि जिसे बेगुनाह साबित करना हो कम से कम उसी का पैरोकार कोर्ट में उसके बारे में ऐसा नहीं कहता। मुझे तो ये आदमी पागल लगता है, जिसे पता नहीं कि किस सिलसिले ने कानून के बेटे की पदवी डाली। इंस्पेक्टर जनरल साहब, केशव पंडित ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहना शुरू किया, जो आपने आज से पहले कभी किसी कोर्ट में नहीं देखा, उसे आज इस कोर्ट में देख रहे हैं। जैसा कहते आपने कभी किसी मुलजिम के पैरोकार को नहीं सुना, वैसे कहता मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मुझे कानून का बेटा कहा जाता है। कानून का बेटा मुझे इसलिए कहा जाता है इंस्पेक्टर जनरल साहब, क्योंकि मैं ये साबित करने के बावजूद विजय विकास को बेगुनाह साबित कर दूंगा कि ज़र्रा नवाज़ को इन्होंने ही मारा है। सकपका से गए ठाकुर साहब। मुंह से निकला, कैसे? ये कहने के बावजूद तुम इन्हें बेगुनाह साबित करने का चमत्कार कैसे कर दोगे कि मरने वाला इसी के हाथों से चलाई गई गोली से मरा है? बावजूद इसके मिस्टर विजय उसके हत्यारे नहीं हैं। और इतना कहने के बाद केशव पंडित रुका तथा अदालत कक्ष में मौजूद एक एक शख्स पर नज़र पैनी करता हुआ न्यायाधीश पर केंद्रित करने के बाद बोला, मेरा ये दावा है कि जैसे केस पर इस वक्त हम बहस कर रहे हैं, वैसा केस दुनिया की किसी भी अदालत में पहले कभी नहीं आया। यह अदालत एक इतिहास रचने जा रही है। ठाकुर साहब चूके नहीं, फ़ौरन कहा उन्होंने, मेरी समझ में नहीं आ रहा योर ऑनर कि मिस्टर केशव कैसे इतिहास की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी कोर्ट में आए किसी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें मकतूल और कातिल एक ही आदमी हो? पता नहीं मिस्टर केशव क्या कहना चाहते हैं योर ऑनर। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत ही साफ लफ्ज़ों में कहा है मिलोड। उसके बाद भी बात अगर किसी की समझ में ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। केशव का पुरजोर सर। अगर इंस्पेक्टर जनरल साहब मेरे कथन को उससे भी स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहते हैं तो वे ये हैं कि ज़र्रा नवाज़ नाम का वह शख्स जिसकी हत्या का मुकदमा इस वक्त इस कोर्ट में चल रहा है, असल में अपना हत्यारा खुद ही है। उसकी हत्या किसी विजय विकास ने नहीं की। ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि गोली मिस्टर विजय ने चलाई ज़रूर थी, लेकिन चलवाने वाला वही था जो मरा है। मिस्टर विजय तो उसकी साजिश का शिकार हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह वहाँ पहुँचे ही इन्हें अपनी हत्या की साजिश में फंसाने था। मिस्टर केशव बहुत ही बचकाना, अटपटी और नामुमकिन बात कह रहे हैं योर ऑनर।
यही बेतुकी बात विजय विकास ने मुझे घटना स्थल पर समझाने की कोशिश की थी। इस बात पर भला कौन यकीन कर सकता है कि एक आदमी खुद अपनी जान देने की कोठी पर गया? ऐसा कहीं होता है? आदमी कोई भी हो योर ऑनर, मौत से हमेशा दूर भागता है। मैंने आज तक ऐसा एक भी आदमी नहीं देखा जो खुद आगे बढ़कर अपनी मौत को गले लगा ले। देखा भले ही ना हो, लेकिन सुना ज़रूर होगा ठाकुर साहब। मतलब? एक ऐसी लड़की के बारे में सारे देश ने, बल्कि सारे संसार ने सुना है, जो अपनी कमर में आरडीएक्स की बेल्ट बांधकर अपने साथ साथ राजीव गांधी को मारने भरी सभा में पहुंच गई थी। एक पल के लिए ठाकुर साहब सक पकाए, फिर थोड़ा संभल कर बोले, पता नहीं मिस्टर केशव कहाँ की बात कहाँ जोड़ना चाहते हैं। वह लड़की धर्मांधता में डूबी एक मानव बम थी। जर्रा नवाज भी धर्मांधता में डूबा एक वैसा ही मानव बम था मिलॉर्ड। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि लड़की का मकसद अपनी जान देने के साथ ही हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मार डालना था, और जर्रा नवाज का मकसद अपनी हत्या के इल्ज़ाम में मिस्टर विजय को कानून के चक्रव्यूह में फंसा देना था। मानव बमों ने और भी अनेक काम किए। कहने का मतलब यह है कि अब इस धारणा में कोई दम नहीं रहा कि कोई आगे बढ़कर अपनी मौत को गले नहीं लगा सकता। किसी भी भावना या मजबूरी के वशीभूत सही, लेकिन ऐसे सरफिरे सामने आते रहे जिन्होंने जानबूझकर मौत को गले लगाया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है योर ऑनर कि मिस्टर केशव पंडित अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस नालायक और आवारा लड़की की तुलना हमारे मुल्क के एक ऐसे होनहार भूतपूर्व प्रधानमंत्री से कर रहे हैं जिसने अपने देश के लिए जान दी। कहाँ वे, कहाँ ये? ऐसा इसने कौन सा महान काम कर दिया था जिसकी वजह से दुश्मन को इसे मानव बम के चक्रव्यूह में फंसाने की ज़रूरत पड़ी? केशव पंडित ने बड़े अजीब स्वर में पूछा। अगर उस महान काम के बारे में मैं कुछ देर बाद बताऊं तो चलेगा? कि क्या मतलब? पहले मैं ये साबित करना चाहूँगा कि ज़र्रा नवाज मानव बम था। ज़रूर कीजिए। ठाकुर साहब के कहने का अंदाज ही बता रहा था कि वे केशव की इस कोशिश को बेवकूफ़ाना मान रहे हैं। आपने कहा जब आप इनकी कोठी पर पहुंचे तो ज़र्रा नवाज की हत्या करके बस ये चुके ही थे। केशव पंडित ने उन्हीं के शब्द दोहराए। इस बात को कहने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? आपके पहुंचने से करीब करीब कितनी देर पहले ये लोग ज़र्रा नवाज की हत्या कर चुके थे? 2 मिनट पहले या 3, 4, 5? ठाकुर साहब ने बताया। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे। ज़र्रा नवाज की बॉडी से बहने वाला खून तब तक गर्म था। अच्छी तरह सोच लीजिए इंस्पेक्टर जनरल साहब, केशव पंडित ने चेतावनी सी दी। इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था। ठाकुर साहब ने ध्यान से केशव पंडित की तरफ देखा। वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने अपने इस सवाल पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया है। जब कुछ नहीं समझ सके तो बोले, हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी हो गया हो। कितना ज़्यादा? 10 मिनट भी हो चुके हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं? नहीं, एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइम से ही ये साबित करने वाला हूँ कि ज़र्रा नवाज एक मानव बम था। केशव पंडित के लहजे में ऐसी चेतावनी थी जैसी शतरंज के खेल में मात देने से पहले शय कहकर दी जाती है। ठाकुर साहब का दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि केशव पंडित क्या खेल खेल रहा है, इसलिए तुरंत जवाब नहीं दे सके। लेकिन अंततः जवाब तो उन्हें देना ही था, सो बोले, नहीं, उसे मरे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे। आपको अपने ऑफिस से मिस्टर विजय की कोठी पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? करीब 20 मिनट। वह फ़ोन उससे 2-4 मिनट पहले ही आया होगा जिसने आपको मिस्टर विजय की कोठी पर जाने के लिए प्रेरित किया। 5 मिनट पहले। फ़ोन आने के 5 मिनट बाद हम वहाँ से विजय की कोठी के लिए रवाना हो चुके थे। सीधी सी बात हुई। जब फ़ोन करता आपसे बात कर रहा था उस वक्त तक ज़र्रा नवाज की हत्या नहीं हुई थी। इस हिसाब से तो नहीं हुई थी, जबकि उसने आपसे कह दिया कि आपका बेटा अपनी कोठी पर गैरकानूनी काम कर रहा है, और वह गैरकानूनी काम मिस्टर विजय के हाथों ज़र्रा नवाज की हत्या के रूप में सामने आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा योर ऑनर कि आदमी आखिर साबित क्या करना चाहता है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ जनाब आली, बल्कि साबित कर चुका हूँ कि फ़ोन करने वाले को कम से कम 25 मिनट पहले मालूम था कि मिस्टर विजय ज़र्रा नवाज की हत्या करने वाले हैं, और ये हत्या हर हाल में ठाकुर साहब के वहाँ पहुँचने से पहले हो जाएगी। तभी तो उसने इन्हें मिस्टर विजय को रंगे हाथों पकड़ने वहाँ भेजा। बात क्योंकि सबके साथ साथ ठाकुर साहब की समझ में भी आ गई थी, इसलिए वे सब पका से गए, मगर अगले ही पल थोड़ा संभल कर बोले, अगर ये बात साबित भी हो गई कि फ़ोनकर्ता को विजय की कोठी पर घटने वाली घटना की जानकारी घटना घटने से पहले थी, तो अभी इस बात से क्या नतीजा निकलता है? क्या साफ साफ ये नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा कि फ़ोनकर्ता और ज़र्रा नवाज सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक ही साजिश के दो पहलू थे? केशव पंडित पुरजोर स्वर में कहता चला गया। एक का काम मिस्टर विजय की कोठी पर पहुंचकर इनके हाथों से मरना था, और दूसरे का काम सही समय पर आपको वहां पहुंचाकर इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करा देना। बात पलक झपकते ही सबकी समझ में आ गई। केशव पंडित के शब्द नुकीला तीर बनकर ठाकुर साहब के जहन के बीचों बीच जाकर पड़ा था, मगर कोर्ट में कोई इतनी जल्दी हार नहीं मान जाया करता, इसलिए वे थोड़ा संभल कर बोले, मुझे लगता है कि मिस्टर केशव ये साबित करना चाहते हैं कि विजय ने आत्मरक्षा करते हुए ज़र्रा नवाज को गोली मारी। बात केवल आत्मरक्षा की नहीं है इंस्पेक्टर जनरल साहब, बात उससे आगे की है, मकतूल की साजिश का शिकार होने की है। जिस तरह आप फ़ोनकर्ता की साजिश का शिकार होकर तुरंत अपने ऑफिस से निकल पड़े,
उसी तरह मिस्टर विजय भी उस वक्त ज़र्रा नवाज की साजिश का शिकार होकर उसे गोली मार बैठे जिस वक्त उसने मिस्टर विकास पर गोली चलाने की कोशिश की। अगर मिस्टर विजय ज़रा भी चूक जाते तो वे विकास पर गोली चला चुकता। कैसे चला चुकता? उसके रिवॉल्वर में गोली थी नहीं। ये बात तो बाद में पता लगी, तब जबकि आपने उसके रिवॉल्वर को चेक किया। भला उस वक्त विजय विकास ये बात कैसे जान सकते थे कि रिवॉल्वर खाली है जब उसने उससे गोली चलाने की कोशिश की थी? उस वक्त तो इन्होंने यही समझा था कि अगर ये ज़रा भी चूके तो वह विकास को मार डालेगा। ऐसे मौक़ों पर सामने वाले की टांग पर गोली चलाई जाती है, उसके बाजू पर गोली मारी जाती है या अन्य किसी ऐसे स्थान को निशाना बनाया जाता है जिससे उसकी जान न जा सके। आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को मार ही डाला जाए। अब मिस्टर विजय के बयान पर गौर फरमाइए ठाकुर साहब। इन्होंने कहा था कि गोली इन्होंने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर चलाई थी, बल्कि रिवॉल्वर पर चलाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने हाथ हटा लिया और गोली उसके माथे में जा लगी। आप समझ सकते हैं, ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसका तो उद्देश्य इनकी गोली से मरना था। उसे वहाँ भेजा ही इसलिए क्या था? किसने भेजा था, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। काल्पनिक कहानी से काम नहीं चलेगा मिस्टर केशव। ठाकुर साहब ने उसे चेतावनी सी दी। कम से कम ये तो आपको साबित करना ही पड़ेगा वह किसी का भेजा हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो मुझे साबित करना ही पड़ेगा। और अब देखिए मैं कितनी खूबसूरती के साथ इस बात को साबित करता हूँ। कहने के साथ केशव पंडित ने कक्ष के दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, उसे ले आओ। जज सही सभी की निगाह दरवाजे की तरफ उठ गई। सस्पेंस गहरा गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किससे क्या लाने के लिए कहा है। सभी के दिल धाड़ धाड़ की आवाज़ के साथ बज रहे थे। अगला दृश्य। इरशाद की तो खैर हिलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। नज़ीर एलिस भी नहीं हिला। कैप्टन ज़रूर उछलकर खड़ा हो गया था। उसे ये खौफ सताया जा रहा था कि अब ये पागल आदमी उसके कर्नल को बता देगा कि उन्हें उसी ने बॉर्डर क्रॉस कराया था। इसलिए चीखा, शूट कर दीजिए सर, शूट कर दीजिए इन्हें। ये पाकिस्तानी है और अवैध तरीके से हमारे इलाके में आए। तुम चुप रहो, धाकड़ कर्नल रौबदार आवाज़ में गुर्राया। ऐसा करते वक्त उसकी नज़र एक पल के लिए भी इरशाद तथा नज़ीर के चेहरों से नहीं हटी थी। रिवॉल्वर उनकी तरफ ताने वह उनके बेहद निकट आ गया। फिर गरजा, रिवॉल्वर फेंको। नज़ीर ने अपने हाथ में मौजूद कैप्टन का रिवॉल्वर गिर जाने दिया। वह भी बराबर कर्नल की तरफ देख रहा था। हाथ ऊपर उठा लो, कर्नल का अगला आदेश। इरशाद के साथ साथ नज़ीर एलिस ने वैसा भी कर दिया, परंतु इसी बीच वह बेहद नज़दीक पहुंच चुके कर्नल की आंखों के माध्यम से उसके अंदर घुस चुका था। कर्नल को ऐसा लगा जैसे सामने खड़ा शख्स नन्हा सा बच्चा बनकर ठीक उसके दिमाग के सेंटर में जा बैठा। पद्मासन की मुद्रा में बैठा महसूस हुआ वह उसे। और तब नज़ीर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? नज़ीर एलिस, कर्नल ने कहा। इरशाद के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। कैप्टन हैरान। उसने चौंक कर अपने कर्नल की तरफ देखा था। अपना रिवॉल्वर मुझे दो, कहने के साथ नज़ीर एलिस ने अपना दायां हाथ उसके सामने फैला दिया और कर्नल ने रिवॉल्वर इस तरह नज़ीर की हथेली पर रख दिया जैसे उसका जर खरीद गुलाम हो। अब इरशाद को कोई हैरत नहीं हो रही थी। नज़ीर एलिस के इस गुण को वह जानता जो था, मगर कैप्टन का हाल बुरा था। ऐसे भाव थे उसके चेहरे पर जैसे ताजमहल को कत्थक करते देख रहा हूँ। दिमाग की वह हर नस जैसे हड़ताल करे पड़ी थी जिसमें सोचने समझने की ताकत होती है। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था उसकी। जबकि नज़ीर एलिस ने कर्नल से कहा, अब तुम हमें बॉर्डर क्रॉस कराओगे, आइए। कहने के साथ वह मुड़ा बाकायदा इस तरह उनकी अगवानी करने लगा जैसे कोई शख्स अपने घर आए बॉस को घर के दरवाजे तक सी ऑफ करने जा रहा हो। तुम क्यों परेशान हो कैप्टन साहब? नज़ीर एलिस ने कैप्टन से कहा। आओ तुम भी बॉर्डर तक चलो। कैप्टन जैसे नींद में चलने लगा। उसके पीछे चलता नज़ीर इरशाद से बोला, क्या तुम समझे कि मैंने ऐसा क्यों किया? समझा तो नहीं जनाब, लेकिन क्या कहना चाहते हो? आप ये जो भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से ठीक नहीं कर रहे। क्यों? लोगों में ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि एक आदमी में ये खूबी है और ये चर्चा होना बहुत ही घातक है। बहुत जल्द आपका भेद खुल जाएगा। आप खुद ही कबूल करते हैं कि कुदरत ने ये नियामत आपको और सिर्फ आप ही को बख्शी है। इतिहास की किताबों की मेहरबानी से लोगों को नज़ीर एलिस की इस खूबी के बारे में मालूम है। धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि नज़ीर एलिस ज़िंदा है, वह आप हैं। और लोगों को ये पता लगना कि आप नज़ीर एलिस हैं आपके वर्तमान मिशन पर पानी फेर देगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, इसलिए मेरी सलाह है कि आमतौर पर अपनी इस आर्ट का इस्तेमाल या प्रदर्शन ना करें। इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में केवल तब किया जा सकता है जब कोई और रास्ता ना बचे। इस वक्त भी तो कोई रास्ता नहीं था, सीधा रास्ता था, मगर आपने अपनाया नहीं। क्या हम कैप्टन के कहे मुताबिक खेत में छुप जाते? मगर आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आपने पहले ही सोच लिया था कि कर्नल पर इस आर्ट का इस्तेमाल करना है।
बात तो ठीक है, लेकिन फरमाइए। बॉर्डर पर पहुँचते ही हम इन दोनों को हमेशा के लिए। इरशाद ने उनकी बात काटी। वो तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो अब कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालात आपने क्रिएट ही क्यों किए। केशव पंडित से भिड़ने के बाद असल में मुझे खुद पर, अपनी शक्तियों पर शक होने लगा था। मुझे ये डर सताने लगा था कि कुदरत ने कहीं मुझे बख्शी नियामत छीन तो नहीं ली है। इसलिए परीक्षण किया, बल्कि खुद को चेक किया। हाँ, किस नतीजे पर पहुँचे? अब मुझे यकीन हो गया कि मुझ में कोई कमी नहीं आई। नज़ीर एलिस बोला, उस करामाती में ही कुछ था। अब आगे ये परीक्षण मत कीजिएगा। जो हुक्म। नज़ीर एलिस मुस्कुराया। तुम एक बेहतरीन दिमाग रखते हो, इसलिए तो अपना राजदार बनाया। इरशाद खामोश रह गया। अगला दृश्य। तुगलक गुनगुनाया, नुसरत बहन। हाँ तुगलक भैया। नुसरत की भी वैसी ही आवाज़। क्या बाजीगरी दिखा रहा है ये कानून का पुत्र? बाजीगरी दिखाने के मूड में तो अब आया है। अब से पहले तो बातों ही बातों से खलीफा के बाप की कीच निकालने में लगा हुआ था। कीच निकाली जो दी इसने उसकी। पट्टे ने घुमा फिराकर सिद्ध करी जो दिया कि खलीफा ने जर्रा नवाज की हत्या नहीं की, बल्कि छटंकी को बचाने की खातिर उसी की वह हार्दिक इच्छा पूरी की है जिसे लिए वह उसके दौलत खाने पर पधारा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि कानून का पुत्र ऐसा कर देगा। तेरा वो जनरली खलीफा को हत्या के इल्ज़ाम में फंसाकर उछलता कूदता फिर रहा था। अब बोल बेटा, ये अगर कानून की गिरफ्त से निकल गए तो हमारा, हमारे आकाओं का और अफ़गानी सीमाओं पर बन रहे अमेरिकी अड्डों का क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तो तेल देख और तेल की धार देख। अपनी दुनाली यानी आंखें दरवाजे पर गड़ाए रख। वही कर रखा है। नुसरत की नज़र दरवाजे ही पर थी। और नुसरत ही क्यों? नुसरत की ही क्यों, तुगलक सहित सभी की। वे दोनों इस अदालत कक्ष में ही थे, सबसे पिछली पंक्ति में। तुगलक लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े मौलवी के वेश में था, तो नुसरत उनकी बेगम बना बुर्का पहने बगल वाली सीट पर बैठा था। उपरोक्त बातें उन्होंने इतने धीमे स्वर में कही थी या की थी कि क्या मजाल जो एक की आवाज़ दूसरे के कानों की सरहद पार कर जाए। मियाँ, बेगम बने नुसरत के मुंह से एक बार फिर वैसी ही आवाज़ निकली। दरवाजे की तरफ देखते देखते मेरी तो आंखें पतरा गई। कुछ होकर ही नहीं दे रहा। इतनी बेकरारी से तो मैंने कभी तेरी भाभी का इंतज़ार भी नहीं किया। होगा नुसरत बहन, जब कानून के पुत्र ने बाजीगरी करने की ठानी ली है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होकर रहेगा। दोनाली बस वहीं गड़ाए रख। खाली पीली भैरवी देने की तो इसकी आदत ही नहीं है। यही समय था जब चार आदमी एक स्ट्रेचर को लुढ़काते हुए अदालत कक्ष में प्रविष्ट हुए। उनके साथ एक पांचवा आदमी भी था जो शक्ल से ही डॉक्टर लग रहा था। इस वक्त कक्ष में एक भी आंख ऐसी नहीं थी जो उन पर और सिर्फ उन्हीं पर न जमी हुई हो। स्ट्रेचर पर हालांकि सफ़ेद रंग की चादर पड़ी हुई थी, लेकिन इतनी बात तो सभी की समझ में आ रही थी कि चादर के नीचे कोई इंसानी जिस्म है। इधर उन चारों ने स्ट्रेचर को डाइस के नज़दीक लाकर रोका। उधर ठाकुर साहब ने कहा, बात समझ में नहीं आ रही योर ऑनर कि मिस्टर केशव अदालत को क्या तमाशा दिखाना चाहते हैं। केशव पंडित ने उनके सवाल का जवाब देने की जगह स्ट्रेचर के साथ आए आदमियों को इशारा किया। उनमें से एक ने झटके से चादर हटा दी। वह एक ऐसी लाश थी जिस पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं था। उस वक्त सभी उचक उचक कर उसे देख रहे थे। जिस वक्त केशव पंडित ने कहा, यह जर्रा नवाज की लाश है मिलॉर्ड। बेड़ा गर्क, नुसरत बुदबुदाया। तुगलक बड़बड़ाया, ठंडी सड़क। अब बाजीगर को बाजीगरी दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पट्टा तो सारा खेल ही खोल कर रख देगा। जज ने कहा, यह तो इस वक्त मॉर्चरी में होनी चाहिए थी। वहीं थी मिलॉर्ड, केशव पंडित ने कहा। मैंने डीएम साहब से विशेष परमिशन लेकर यहाँ मंगवाई है। क्यों? मैं चाहता हूँ कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ हो। मिस्टर केशव का दिमाग खराब हो गया लगता है। ठाकुर साहब ने विरोध किया। क्या इन्हें यह भी नहीं मालूम कि जो काम जहाँ होता है वहीं होता अच्छा लगता है? ये कोर्ट है। इतना काफ़ी होता है कि कोर्ट में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश कर दी जाए। भारतीय दंड विधान ये कहता है मिलॉर्ड कि कोर्ट में वह हर काम किया जा सकता है जो उसे सच्चाई तक पहुँचाने में मदद करे। पर मिस्टर केशव, जज ने पूछा, ऐसा क्या है जो इसका पोस्टमार्टम यहीं करने से सामने आएगा? आम केसों की तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी तो काम चलाया जा सकता है। मैं यहाँ इसका वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता मिलॉर्ड जो आमतौर पर मॉर्चरीज में होता है। मैं केवल इसके बाएं कंधे पर लगे टाँकों को खुलवाना चाहता हूँ। जज सही सभी की नज़रें लाश के बाएं कंधे पर चमट गई थीं। वहाँ एक लंबा जख्म था, करीब 20 टाँके लगे थे। जज ने पूछा, तुम इस जख्म को क्यों खुलवाना चाहते हो? मिलॉर्ड, केशव ने विनम्र स्वर में कहा, अगर मेरे मुंह से इस सवाल का जवाब सुनने की जगह वह होने दिया जाए जो मैं चाहता हूँ, तो अदालत की समझ में मेरी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। डॉक्टर साथ है, मेरे ख्याल से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इन 10 मिनटों में अदालत को सच की रोशनी नज़र आने लगेगी। न्यायाधीश ने एक पल कुछ सोचा, फिर बोले, इजाज़त है। फिर क्या था? डॉक्टर ने अपने लंबे कोट की जेब से आवश्यकता के औजार निकाले और अपना काम शुरू कर दिया। कक्ष में मुकम्मल सन्नाटा था।
सभी असामान्य गति से धड़कते दिलों के साथ दिलचस्पी और जिज्ञासा भरी नज़रों से डॉक्टर के कृत्य को देख रहे थे। निकलने, एक बार फिर नुसरत गुनगुनाया। बेवड़ा है क्या, देखने दे ज़रा। तुगलक बड़बड़ाया। अब तो मज़ा ही आया खेल का, पर हमारा खेल बिगड़ने वाला है। तेरी फूंक क्यों सरकी जा रही है? फूंक तो वो कमकत अच्छों अच्छों की सरका देता है जो भरी सभा में जर्रा नवाज की लाश उधड़वा रहा है। इस वक्त यहाँ खुद को 30 मार का समझने वाला जनरल होता तो बाल नौच लेता अपने, कोसता उस घड़ी को जब उसने ये आइसक्रीम बनाई थी। पर तू क्यों पिघला जा रहा है? कोशिश कर बात को समझने की। यहाँ खेल खत्म, पैसा हजम हो चुका है। वो चीज़ मियाँ जर्रा नवाज के जिस्म से बाहर आई नहीं कि ये गुरु चेले बेकसूर साबित हुए नहीं। वो तो मुझे भी पता है। तो फिर क्या देखने के लिए बैठा है यहाँ? क्लाइमैक्स, नुसरत ने डॉक्टर की कार्रवाई देखते हुए कहा। और अगर उन ढेकची वालों ने क्लाइमैक्स में हमें भी शामिल कर लिया तो? खतरा पूरा है। मैं तैयार हूँ, तू भी तैयार रहे। वैसे भी मामले को यहीं उलझाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। डॉक्टर को जख्म खोलने में केवल 8 मिनट लगे। जब उसने अपना प्लास्टिक के दस्ताने युक्त हाथ जख्म से बाहर निकाला तो उसमें माचिस की डिब्बी जितना बड़ा यंत्र दबा हुआ था। नुसरत तुगलक के अलावा सोच सब रहे थे कि वह क्या है, लेकिन पूछा किसी ने कुछ नहीं। उन सब में जज साहब भी शामिल थे। कक्ष में मुकम्मल खामोशी छाई रही। प्लीज़ डॉक्टर साहब, सन्नाटे के चेहरे पर तमाचा जड़ते हुए केशव पंडित ने कहा, इसे मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने वैसे ही किया। उस यंत्र के हाथ में आते ही केशव पंडित ने हाथ हवा में उठाते हुए बुलंद लहजे में कहा, यह एक शक्तिशाली माइक्रोफोन है मिलोड। इस बात की जांच किसी भी लेबोरेटरी में कराई जा सकती है। मगर इस बात का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर ठाकुर साहब ने पूछा। क्या मतलब समझाने के लिए अब भी कुछ बाकी रह गया है? केशव पंडित का लहजा निर्णायक होता जा रहा था। ये एक ऐसा माइक्रोफोन है जिससे कनेक्टेड ट्रांसमीटर पर इसके आसपास होने वाली बारीक से बारीक आवाज़ को मीलों दूर बैठकर साफ सुना जा सकता है। सवाल उठता है कि ये जर्रा नवाज की बॉडी में क्यों लगा हुआ था? जवाब साफ है। इसे मरने के लिए विजय विकास के पास भेजने वाले इसके आका इस पर नज़र रखे हुए थे। इसके और विजय विकास के बीच होने वाली हर बात सुन रहे थे, ताकि जान सके कि उनका प्लान किस हद तक परवान चढ़ रहा है। अब तो जैसे ठाकुर साहब पर भी बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था, सो अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। अंततः न्यायाधीश महोदय ने कहा, यह तो बेशक साबित हो गया मिस्टर केशव कि ये शख्स मिस्टर विजय की कोठी पर मरने ही पहुंचा था। लेकिन यह सवाल अब भी अपनी जगह है कि इसने या इसके आकाओं ने अपनी साजिश का शिकार बनाने के लिए मिस्टर विजय को ही क्यों चुना? आखिर वे इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? केशव पंडित बोला, मेरा ख्याल है कि यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों ने नुसरत तुगलक का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कौन है? जज ने पूछा। ठाकुर साहब ने शांत स्वर में कहा, यह नाम पाकिस्तान के कुख्यात जासूसों के ही और, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनके नाम यहाँ घसीट कर मिस्टर केशव क्या कहना चाहते हैं। अपने किसी खतरनाक मिशन के तहत वे आजकल हिंदुस्तान आए हुए हैं। ये बात संयोग से मिस्टर विजय को पता लग गई थी, और उधर वे भी जान गए कि उनका राज मिस्टर विजय जान गए। मिस्टर विजय उनका भांडा ना फोड़ सके, इसलिए उन्होंने जर्रा नवाज को बड़ा ही अनोखा मानव बनाकर इनके पास भेजा था। भला इस नालायक को ये बात कैसे पता लग गई? मैं बताऊं बापू जान। शुरू से अब तक खामोश खड़े विजय ने अचानक अपना दायां हाथ इस तरह हवा में उठाकर कहा जैसे कक्षा में किसी सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडेंट उठा देता है। ठाकुर साहब ने घूर कर उसे देखा। कुर्राए, बताओ। जैसे मुझे ये पता है कि वे दोनों नमूने इस वक्त भी इस अदालत में दरवाजे के नज़दीक सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे। सब चौंके। उसकी ये बात सुनकर तो केशव पंडित भी चौंका। उधर नुसरत अपने स्थान से उछलकर खड़ा होता हुआ बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, खेल शुरू तुगलक बहन। ठीक यही क्षण था जब लोगों ने विकास के जिस्म को कटघरे से उछलकर तीर की तरह हवा में तैरते देखा। उसका रुख नुसरत तुगलक की तरफ था, मगर इससे पहले कि वह वहाँ पहुँचता, उधर से उन दोनों के जिस्म भी ठीक उसी की तरह हवा में लहराए। विकास उनकी खाली कुर्सियों से जाकर टकराया, और उन्हें तो जैसे पहले से ही मालूम था कि किसे क्या करना है। पलक भी नहीं झपकी थी कि नुसरत ने ठाकुर साहब को ज़्यादा बोझा और तुगलक ने न्यायाधीश को। हमेशा की तरह दोनों ने अपना काम एक ही समय में किया था, जैसे एक ही रिमोट से हरकत में आने वाले पुतले हों। अदालत कक्ष में अफरा तफरी मच चुकी थी। कटघरे में खड़ा विजय अभी माजरे को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि नुसरत ने अपना रिवॉल्वर ठाकुर साहब की कनपट्टी से चटा रखा। किसी के भी हिलने का मतलब है शहर के इंस्पेक्टर जनरल साहब की राम राम सत्य और जज साहब का क्रियाक्रम। लोगों ने जब इस आवाज़ की तरफ नज़र उठाई तो तुगलक का रिवॉल्वर उनकी कनपट्टी पर देखा। अगला दृश्य, हर तरफ अमावस्या की रात वाला घुप अंधेरा, उसे चीरती एक जीप की हेडलाइट्स, घना और बियाबान जंगल। यदा कदा वहाँ के निवासियों यानी जंगली जानवरों की कर्कश आवाज़ें हर तरफ छाए सन्नाटे को झकझोर कर रख देती थी। वातावरण इतना भयावह था कि कमज़ोर दिल का आदमी तो उस वक्त वहाँ से गुजरने के नाम पर ही हार्ट अटैक से मर सकता था। मगर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के दिलो दिमाग पर न वहाँ के सन्नाटे, अंधेरे और भयावह वातावरण का खौफ था, न ही जंगली जानवरों की आवाज़ों का असर, क्योंकि वह नज़ीर था, नज़ीर एलिस। उसके चेहरे का इस वक्त
बहुत कम हिस्सा चमक रहा था। काले सफ़ेद बालों की उस दाढ़ी ने, जो पूरी तरह असली नज़र आ रही थी, उसके चेहरे के ज़्यादातर हिस्से को छुपा रखा था। दाढ़ी का निचला सरा नुकीला होता हुआ सीने से नीचे तक चला गया था। लंबी लंबी मूछें भी दाढ़ी का ही हिस्सा नज़र आ रही थी। बाएं गाल पर एक बड़ा सा मस्सा था। नाक गोभी के पकौड़े जैसी लग रही थी। आंखों का रंग तो बदला हुआ था। कान भी अपेक्षाकृत बड़े नज़र आ रहे थे। ये तो वही जाने कि उसने अपना हुलिया इस कदर क्यों बदला हुआ था, परंतु ये हकीकत है कि इस रूप में देखकर उसका सगे से सगा भी ये नहीं कह सकता था कि वह नज़ीर अहले से। त्वचा का रंग तक बदला हुआ था। सिर पर नीले रंग की पगड़ी थी, ऐसी जैसी कबायली लोग बांधा करते थे। जीप की ड्राइविंग सीट पर वह अकेला ही था। बगल वाली सीट पर एक लंबी नाल वाली कार्बाइन पड़ी थी। वह पूरे मनोयोग के साथ उस ऊबड़ खाबड़ चक्रोड पर उतनी तेजी से जीप ड्राइव कर रहा था जितनी तेजी से कर सकता था। जीप उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। जाहिर था कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। एक स्थान पर उसे जीप के हेडलाइट्स में चक्रोड को कुलांचे मारकर पार करते 12 सिंहों की टोली नजर आई, तो एक मोड़ के बाद अचानक सिंहराज नजर आया। मगर मजाल है जो एक पल के लिए भी उसका पैर ब्रेक की तरफ बढ़ा। वह यूं ही जीप ड्राइव करता रहा जैसे कुत्ता बिल्ली नजर आया, और हुआ भी ऐसे ही। जीप के नज़दीक आते आते सिंहराज एक ही जंप में चक्रोड छोड़कर जंगल में गायब हो गया। अनेक मोड़ पार करने के बाद नज़ीर रैलिस ने जीप जहाँ रोकी, वहाँ एक बहुत ही पुरानी और जीर्ण शीर्ण इमारत नजर आ रही थी। अंधेरे के बीच जैसे कोई बहुत बड़ा दैत्य खड़ा। महल नुमा 3 मंजिला इमारत थी वह। उसके बुर्ज अभी भी आकाश की तरफ सीना ताने खड़े थे। शायद वह कोई पुराना शिकार गाह था। उसके अंदर भी रोशनी की कहीं कोई किरण नहीं। वहाँ के वातावरण में लगातार गूंज रही पानी गिरने की आवाज़ें बता रही थी कि आसपास ही कोई इतना बड़ा झरना है जहाँ सैकड़ों फुट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। वह आवाज़ जंगल में दहशत सी फैलाए हुई थी। नज़ीर एलिस ने जीप का इंजन बंद किया, बगल वाली सीट पर पड़ी कार्बाइन उठाई, जीप से उतरकर इमारत की तरफ बढ़ा। अंदाज ही बता रहा था कि वह यहाँ पहली बार नहीं आया। जिस्म पर पठानी सूट था, पैरों में पीटी शू। लंबे लंबे कदमों के साथ वह इमारत के उस विशाल गेट की तरफ बढ़ गया जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। कभी रहा होगा तो उसे वक्त की दीमक चाट चुकी थी। उस वक्त उसने इमारत के बहुत ही लंबे चौड़े हॉल में कदम रखा था जब वहाँ एक आवाज़ गूंजी, बहुत देर कर दी वकार साहब। नज़ीर एलिस के मुंह से निकलने वाली आवाज़ तक बदली हुई थी। मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा हूँ एजाज। ये दो पंक्तियां मानो कोई कोट थी, क्योंकि जवाब में इस बार अंधेरे से कोई इंसानी आवाज़ नहीं उबली, बल्कि फर्र की आवाज़ के साथ एक दिया सलाई जली। घबराकर कोई परिंदा पंख फड़फड़ा कर उड़ा। दिया सलाई की रोशनी में एक चेहरा नजर आया। वह गोरे रंग का नौजवान था, हल्की मूछों और दाढ़ी वाला। अपनी उंगलियों में मौजूद जलती हुई दिया सलाई से उसने एक लालटेन रोशन की। दिया सलाई को बुझाने के साथ जब उसने लालटेन की चिमनी को उसके स्थान पर फिक्स किया, तो हॉल में इतनी रोशनी फैल गई कि वे दोनों एक दूसरे को आराम से देख सकते थे। नौजवान के बाल छोटे छोटे थे, जिस्म पर कश्मीरियों जैसा लिबादा। एक लंबी गन उसके बलिष्ठ कंधे पर लटकी हुई थी। हॉल में जगह जगह आड़ कबाड़ पड़ा हुआ था। मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। एक घोंसले जैसे स्थान के दरवाजे पर खड़ा एक उल्लू अपनी गोल गोल आंखों से उन्हें घूर रहा था। नज़ीर एलिस ने बगैर कोई भूमिका बांधे प्रभावशाली लहजे में कहा, उम्मीद है तो अपना अपना काम कर लिया होगा। कर तो लिया है, मगर अटको मत। वहाँ से तहलका गायब करना नामुमकिन है। तुम जानते हो ना एजाज़ कि हमारी दुनिया में इस लफ्ज़ के लिए कोई जगह नहीं है। नज़ीर का लहजा बर्फ़ की मानिंद सर्द था। अगर आप ये लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते तो इस काम में हमारी मदद केवल एक ही आदमी कर सकता है। कौन? नौजवान ने कहा, शहजाद पठान। और वह कुत्ता हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नज़ीर एलिस के लहजे से अपने लिए बेशुमार नफरत टपकी। अगर वह मदद करता तो हमें इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत ही क्या थी। सब कुछ उसी के कब्ज़े में तो है, मगर वह तो अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। अफ़गानिस्तान में हमारे ही भाइयों का खून बहा रहा है। इस बात को आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, मगर फिर भी हमें तहलका हासिल करना है। इस बार नज़ीर एलिस बगैर रुके कहता चला गया, इस बात को तुम समझते हो ना एजाज, कि तुम और तुम जैसे दूसरे जिहादी आज तक जो कुछ करते रहे, उस सबको भले ही 100 साल तक और करते रहे, लेकिन कुछ नहीं होगा। तुम लोग अपनी जान गंवाते रहोगे बस। आपने पिछली बार समझाया तो बात समझ में आई। नज़ीर एलिस ने दृढ़तापूर्वक कहा, जबकि तहलका एक ही झटके में कश्मीर को आज़ाद करा सकता है। ख्वाब देखने और हकीकत में फ़र्क होता है वकार साहब, नौजवान बोला। वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में जानने के बाद शायद आपको भी लगे कि जो हम चाहते वह नहीं हो सकता। सर हम भी तो सुने। लहजा मज़ा लेने वाला था। सुरक्षा के ऐसे क्या इंतजाम किए हैं वहाँ? ये तो आप जानते ही हैं कि वह सारा इलाका करीब करीब 100 बीघे में फैला हुआ है। पूरे 107 बीघे में। जी, आगे बोलो। 107 बीघे के उस इलाकों को 12 फुट ऊंची एक ऐसी सपाट चार दीवारी से घेरे गया है जिस पर चढ़ने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ख्वाब में अगर कोई चढ़ भी जाए तो उसके शीश पर लगी 5 फुट ऊंची कटीली तारों की उस बाड़ में उलझा रह जाएगा जिसमें 24 घंटे करंट दौड़ता रहता है। चुप क्यों हो गए? और बताओ।
उस चार दीवारी में केवल एक ही गेट है, दक्षिण की तरफ। वहाँ आईएसआई के करीब 1 दर्जन गार्ड 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। चींटी तक उन्हें अपनी तलाशी दिए बगैर गेट को पार नहीं कर सकती। कोई परिंदा अगर उनकी नज़रों से बचकर गेट पार कर भी जाए तो इमारत के अंदर सिक्योरिटी रूम में 4 कंप्यूटर्स के सामने बैठे आईएसआई वालों की पैनी नज़रों से नहीं बच सकते। उनके कंप्यूटर्स इतने संवेदनशील हैं कि दही जमाने वाले बैक्टीरियाज तक को पकड़ सकते हैं। तहलका फिर भी गायब होगा। 107 बीघे के उस भूखंड के ठीक बीचों बीच केवल 5 बीघे में वह इमारत बनाई गई है जहाँ तहलका रखे गए हैं। इमारत के चारों तरफ के हिस्से को बंजर बना दिया गया। इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में कोई शेड नहीं है। पेड़ तो पेड़, आपको एक पत्ता तक नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो सिर्फ हथियारबंद आईएसआई वाले। और उनके अलावा सिक्योरिटी रूम में मौजूद कंप्यूटर्स के ज़रिए भी उसे सारे इलाके को देखा जाता रहता है। इस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि अगर कोई किसी तरह चार दीवारी के अंदर पहुंच भी जाए तो इमारत में पहुंचना किस हद तक नामुमकिन है। और अगर कोई फिर भी इमारत में पहुंच जाए तो क्या इमारत के अंदर की सिक्योरिटी क्या है? खासतौर पर तहलका को किस किस्म की सिक्योरिटी में रखा गया है? माफ़ करें वकार साहब, ये बात भी अंदर की सिक्योरिटी का ही एक हिस्सा है कि वहाँ सुरक्षा के जो भी इंतज़ाम किए गए हैं वो लीक ना हो सके। शायद इसलिए मैं किसी ऐसे सूत्र तक नहीं पहुँच सका जो वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में कुछ बता सकता। बाहर की सिक्योरिटी के बारे में किसने बताया? आईएसआई के ही एक मेंबर ने। आईएसआई के मेंबर? नज़ीर ने नकली हैरानगी प्रकट की। उन्हीं के ऊपर तो वहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा है। वह भी आज के हालात पर ठीक उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से हम सोचते हैं। ओह, तो फिर उसने अंदर के बारे में क्यों नहीं बताया? इमारत के अंदर वह कभी गया ही नहीं। उसकी ड्यूटी जब भी लगी इमारत के बाहर वाले मैदान में ही लगी। इसी तरह अपने विचारों से मेल खाते किसी ऐसे मेंबर से संपर्क किया जा सकता है जिसकी ड्यूटी कभी इमारत के अंदर लगी हो। ऐसा कोई मेंबर उस चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकता। नज़ीर एलिस के होंठों पर रहस्यमय मुस्कान उभरी थी। उसने और मज़ा लेने वाले स्टाइल में पूछा, इस बात का क्या मतलब? जिनकी ड्यूटी इमारत के अंदर है उनकी दुनिया वहीं बना दी गई है। वे ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकते। ठीक उस तरह जैसे उम्र कैद की सज़ा पाया शख्स कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता। मतलब बाहर कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो अंदर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बता सके। तभी तो मैंने इस काम को नामुमकिन कहा। किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को भेदने का प्लान तो तभी बनाया जा सकता है जब इसके बारे में कुछ पता लगे। यहाँ तो स्थिति ये है कि ये तक पता नहीं लगाया जा सकता कि अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है क्या। मतलब ये हुआ कि वहाँ की सबसे पहली सुरक्षा व्यवस्था ये है कि सुरक्षा के जो भी इंतज़ाम किए गए हैं वे लीक ना हो सके। मेरा यही कहना है। और सबसे पहले हमें सुरक्षा के इसी चक्र को भेदना होगा। काश ऐसा हो सके। और क्या पता लगा तुम्हें? आईएसआई का वह एजेंट अंदर के बारे में केवल इतना ही बता सका कि उसने सुना है, युवक ने कहा। गौर कीजिएगा वकार साहब, उसने भी केवल सुना है कि अगर कोई चमत्कारी शख्स सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेंध कर तहलकाओं तक पहुंच भी जाए और जैसे ही वो उनमें से किसी तहलका को हाथ लगाएगा वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर में मौजूद मास्टर कंप्यूटर पर सिग्नल मिलने लगेगा। यह दूरी 100 किलोमीटर की भले ही हो, लेकिन हेडक्वार्टर वालों को पलट कर वहाँ के लोगों को अलर्ट करने में केवल 1 सेकंड लगेगा और फिर वह आदमी चारों तरफ से घिर जाएगा। आप समझ ही सकते हैं। नज़ीर एलिस ने एक लंबा हुंकारा भरा, ऐसे अंदाज में चहलकदमी की जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर एक झटके से एजाज़ की तरफ पलटता हुआ बोला, तहलका आखिर तहलका है। इतनी सिक्योरिटी तो उनकी होनी चाहिए थी। वे हमारे मुल्क के पास है मगर बेकार पड़े, हमारे किसी काम नहीं आ रहे। वे तो हुए ना हुए बराबर हो गए। नहीं एजाज, उन्हें हमारे काम आना चाहिए। वहाँ 1 दर्जन तहलका है, उनमें से एक, सिर्फ एक ही हमारे कश्मीर को आज़ाद करने के लिए काफ़ी है। एक तो हमें चाहिए। मगर कैसे वकार साहब, कैसे हासिल हो वो? और क्या आपको मालूम है कि सिर्फ उसे ही हासिल करने से कुछ नहीं होगा? ये बात युवक ने डरते डरते कही थी। इस सेंटेंस की नज़ीर एलिस पर वही प्रतिक्रिया हुई जैसी कि वह युवक शायद पहले ही कल्पना कर चुका था। तभी तो कहते हुए वो थोड़ा सा डरा था। नज़ीर एलिस ने उसे इस तरह घूर कर देखा था जैसे उसने कोई बहुत ही नाजायज़ बात कह दी हो। फिर बोला, क्या तुम वकार खान को इतना मूर्ख समझते हो? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, नज़ीर एलिस बोला। ऐसी बात ना होती तो तुम ये लफ्ज़ मुँह से निकालते ही नहीं। सहसा युवक खामोश खड़ा रहा, लेकिन फिर एकाएक ही नज़ीर एलिस के होंठों पर मुस्कान उभर आई। बड़ी अनोखी मुस्कान थी वह। बोला, लेकिन यह जानकर मुझे खुशी हुई कि इस बात की जानकारी तुम्हें भी है। तुम भी जानते हो कि केवल तहलका हासिल करने से कुछ नहीं होने वाला। उसे चार्ज करने वाला यंत्र भी चाहिए, और वे यंत्र उस जगह से सैकड़ों मील दूर एक दूसरी जगह पर रखे हैं जहाँ तहलका है, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी तहलका से कम नहीं होगी। बेशक, नज़ीर ने कहा। बहरहाल वे यंत्र भी तहलकाओं का ही एक हिस्सा है। सुरक्षा के नाते उन्हें और तहलकाओं को अलग अलग रखा गया है।
उन दोनों की वही स्थिति है जो फूंस और आग की होती है। आग और फूंस को एक जगह रखा ही इसलिए नहीं जाता कि कहीं कहर न बरप जाए, लेकिन हमारा तो मकसद ही कहर बरपाना है, इसलिए हम उन दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद भी हमें टेक्निकल आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, वे भी जुटा लिए जाएंगे। ये काम आसान नहीं है वकार साहब। तो तुमने क्या सोचा था? आज़ादी की आसानी से मिला मिला करती है। नज़ीर एलिस ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे एजाज़ की अकल पर तरस खा रहा हो। क्या सोच कर निकले थे घर से? क्या ये कि 1500 या लाख 2 लाख लोगों की जान लेकर या हिंदुस्तान की सरकार देकर या लेकर हिंदुस्तान की सरकार को झुका लोगे? तुम्हारे मरने मारने के डर से हिंदुस्तान तुम्हारे कश्मीर को आज़ाद कर देगा? एजाज चुप। नहीं एजाज मियाँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सोचते हो तो वापस लौट जाओ और अपने बीवी बच्चों की परवरिश करो, यानी उन लाखों आम लोगों की तरह घिसी पिटी ज़िंदगी गुजारो जो इस ज़मीन पर आते ही कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हैं, गंदी नालियों में रेंगते हैं और फिर जाने कहाँ चले जाते हैं। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी बातें सुनकर खुद मुझे भी अपनी अकल पर हैरानी हो रही है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि तुम इस काम के लिए मुनासिब आदमी हो? मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए था जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन अल्फाज ही ना हो। तुम तो काम के पहले ही मोड़ पर। ऐसा नहीं है वकार साहब, ऐसा नहीं है। इस बार जोश में भरा युवक उसकी बात काट कर कह उठा। कश्मीर की आज़ादी के लिए मैं अपना सिर तक कलम कराने को तैयार हूँ। मुझे अपना सिर कलम कराने वाले नहीं, कम से कम 50 लाख आदमियों को मार सकने की हिम्मत रखने वाला बंदा चाहिए। मैं वही हूँ, यकीन मानिए वकार साहब, मैं वही हूँ। उसने चट्टानी लहजे में कहा। मगर इसका कोई रास्ता तो निकले। अगर खुद पर यकीन नहीं है तो वकार खान पर यकीन करना सीखो। रास्ता मैं दिखाऊंगा। तुम अपने अंदर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कुव्वत पैदा करो। खुदा का जवाब चाहिए तो वह करना ही होगा एजाज, वह करना ही होगा जो मैं कह रहा हूँ। कुव्वत है वकार साहब, आप यकीन कीजिए। मारे उत्तेजना के वह कांपने लगा था। और फिर वक्त बताएगा कि आपका चुनाव गलत नहीं था। आप रास्ता दिखाइए, मैं उस पर चलने को तैयार हूँ। नज़ीर एलिस ने इस बार तुरंत कुछ नहीं कहा। एजाज को वह ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे जांचने की कोशिश कर रहा हो कि वह उसके काम का आदमी है या नहीं। ये अलग बात है कि इस बात को वह हर एंगल से पहले ही जांच चुका था। जांचने के बाद ही उसे संपर्क किया था। अब तो वह उसके सामने अपनी आंखों में संदेह भरकर केवल उसे पक्का करना चाहता था। वही हुआ। उसकी आंखों के भाव देखकर एजाज बोला, आप मुझ पर यकीन कीजिए वकार साहब। नामुमकिन वाली बात जो मैंने कही वह तो सिर्फ इसलिए कही थी ताकि आपको तहलका की सिक्योरिटी से अच्छी तरह वाकिफ़ करा सकूं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं यही लैंग्वेज सुनना पसंद करता हूँ। अब आपको मेरे मुँह से हमेशा यही लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। गुड। नज़ीर एलिस ने ठोक बजाकर पक्का किया और एक बार फिर चहलकदमी करनी शुरू कर दी। एजाज के चेहरे पर अब थोड़े राहत के भाव थे। पिछले क्षणों में उसे ऐसा लगा था जैसे एक बहुत बड़ा मौका उसके हाथ से फिसल गया है। मगर अब वकार खान सही मूड में नज़र आ रहा था। वह खामोशी से उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा और जब वह बोला तो यूँ बोला, अब्दुल हबीब का नाम सुना है? जी, उसने सावधानीपूर्वक जवाब दिया। कौन है ये? उन 5 वैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने तहलका बनाया। वह भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, तुम चाहते हो। ओह, युवक के जहन में झनाका सा हुआ। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका? रोमांचित से होते एजाज ने कहा, इमारत के अंदर ड्यूटी पर तैनात आईएसआई वाले बाहर भले ही ना आ सकते हो, लेकिन वे पाँचों चाहे जब अंदर से बाहर आ जा सकते हैं। बहरहाल ये विशेष है, खासम खास है। मुल्क के लिए तहलका बना रहे हैं। अब कुछ समझे? समझ रहा हूँ, बहुत कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं समझ रहा। क्या अब्दुल हबीब अकेले ही? तहलका इतना भारी है कि उसे कोई भी अकेला शख्स हिला तक नहीं सकता। इमारत के अंदर से बाहर लाने की तो बात ही दूर है। और फिर सिक्योरिटी का जिक्र तो तुमने अभी किया ही। वही तो कहना चाहता था मैं। जो हम चाहते हैं, तुम चाहते हो और अब्दुल हबीब चाहता है, वैसा चाहने वालों की आईएसआई वालों में भी कोई कमी नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक मिला है, पर वे अनेक हैं। ज़रूरत है तो बस आज़ादी के तलबगारों को इकट्ठा करने की। मैं समझ गया वकार साहब। क्या समझ गए? आप आज़ादी के तलबगारों को इकट्ठा कर चुके हैं। पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। नज़ीर एलिस जैसे खुश हो गए। इसलिए हम तुम्हें बताते हैं, आईएसआई में आज़ादी के तलबगारों की लॉबी तैयार हो चुकी है। कोई सिक्योरिटी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जी, तुम्हें सिर्फ अब्दुल हबीब के घर जाकर उससे मिलना है। केवल इतना ही कहना है उससे कि तुम्हें वकार खान ने भेजा है। बाकी सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। मैं कल ही उनसे मिल लूँगा। कल नहीं, आज ही की रात। नज़ीर एलिस ने एक एक शब्द जमाया। अब्दुल हबीब तुम्हें आज ही की रात से तहलका को हैंडल करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देंगे। मैं अभी यहाँ से जाकर सीधा उन्हीं से मिलता हूँ। उत्तेजना की ज़्यादती के कारण उसकी आवाज़ काँप रही थी। गुड। नज़ीर एलिस ने केवल इतना ही कहा। सब सन। अगला दृश्य। सब सन। अदालत कक्ष की हालत बड़ी अजीब थी, जैसे हर शख्स को एक साथ लकवा मार गया हो। क्षण भर पहले तक मची अफरा तफरी सन्नाटे में बदल गई थी। कक्ष के बाहर शायद अभी तक किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या हो गया है, क्योंकि उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
वहाँ आम पब्लिक ही नहीं, देश विदेश का मीडिया भी मौजूद था। ये वे लोग थे जिन्हें कक्ष भर जाने के कारण रस्सा आदि लगाकर फोर्स ने कक्ष से काफ़ी दूर बाहर ही रोक रखा था। मीडिया के लोग वहाँ अदालत की कार्रवाई के तुरंत बाद का कवरेज करने के लिए बेचैन थे, जबकि अंदर विजय जैसा शख्स कटघरे में जाम होकर रह गया था और विकास वहाँ था जहाँ कुछ देर पहले नुसरत तुगलक थे। उसके चेहरे पर मानो ज्वालामुखी धधक रहा था। केशव पंडित तो ऐसे मौक़ों पर कुछ करने वाली वस्तु ही नहीं था। हकीकत यह है कि जो ऐसे मौक़ों पर बहुत कुछ कर सकते थे, वे भी कुछ करने की पोजीशन में नहीं रह गए थे। पहली बात, अदालत कक्ष में होने के कारण किसी के पास कोई हथियार नहीं था। होता भी तो उसका उपयोग नहीं हो सकता था, क्योंकि नुसरत ने अपना जिस्म ठाकुर साहब के जिस्म के पीछे छुपा रखा था, तो तुगलक ने न्यायाधीश के पीछे। वे दोनों अपने मेकअप उतार चुके थे। तुमसे एक इल्तिजा है छटंकी। न्यायाधीश महोदय की कनपटी से रिवॉल्वर सटाए तुगलक ने अपनी बात कुछ यूं शुरू की। तुगलक के सुर से सुर मिलाए नुसरत ने ठाकुर निर्भय सिंह की कनपटी को टोते हुए कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, ताकि मोहब्बत की बातें रोमांटिक माहौल में हो सके। ख़ासतौर से ये इल्तिजा तुम्ही से इसलिए की जा रही है हुजूर, क्योंकि दरवाजे के सबसे नज़दीक तुम ही हो। कूद कर बंदा परवर वहाँ पहुँचे ही इसलिए थे। भला विकास उनका हुक्म कहाँ मानने वाला था। वो तो उनके इतना सब करने के बावजूद शांत खड़ा था। इतना ही काफ़ी था। मारे गुस्से के बुरी तरह काँप रहा था वह। विजय को लगा गुस्से में कहीं वह कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे, इसलिए बोला, भाई कर दिल जले जो ये कह रहे हैं। मैं कई किलोमीटर लंबी शर्त लगा कर कह सकता हूँ गुरुदेव कि ये ऐसा नहीं करेगा। ये बात तुगलक ने कही थी। नुसरत बोला, और करेगा तो तब करेगा जब हम में से कोई अपने दो शिकारों में से एक का मलूदा बिखेर देगा। अगर तुमने किसी को बाल बराबर में नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके इसी अदालत कक्ष के फर्श पर बिखेर दूंगा, हरामजादों। विकास हिंसक स्वर में गुर्राया था। फिर तुम हमारे टुकड़ों के बीच में से इनके टुकड़े बीनते फिरोगे छटंकी मियाँ, क्योंकि ऊपर वाले के विधान के मुताबिक तुम्हें इनके टुकड़ों को जलाना पड़ेगा और हमारे टुकड़ों को दफनाना पड़ेगा। वैसे भी ये काम तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। दाल चावल बीनने के लिए किसी खिचड़ी बनाने वाली को बुलाना पड़ेगा। दिल जले। इससे पहले कि विकास कुछ कहे या उल्टा सीधा करे, विजय बोला, वक्त की नज़ाकत को पहचान। यह आदमी समझदार है। तुगलक का इशारा विजय की तरफ था। वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखते बुखार को ताड़ लेता है। नुसरत ने कहा, तौहीन मत कर गुरुदेव की। सिर्फ समझदार नहीं है, ये समझदारों के सरगना हैं। विकास ने सचमुच वक्त की नज़ाकत को पहचाना। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया उसने। और बोलो प्यारो, विजय ने पूछा। भला मेरी आपके सामने बोलने की क्या मजाल है बंदा परवर। तुगलक ने अजीब अंदाज में सिर नवाकर कहा, वो तो यही जामुन का बच्चा है जो थोड़ी बहुत चूँ पटाक कर लेता है। जल्दी बोलो हरामजादो, तुम क्या चाहते हो। विकास दहाड़ा। तुगलक बोला, वही हुआ मियाँ जो हमेशा होता है। हमारे लाख मेकअप में होने के बावजूद खलीफा ने हमें पहचान लिया। उसी का नतीजा है कि इस वक्त हमारी सुराहीदार गर्दनों पर छटंकी नामक खतरे की तलवार लटक रही है। ऐसी अवस्था में अपनी जान बचाने से ज़्यादा और हम चाह भी कह सकते हैं। बात एक बार फिर नुसरत ने पूरी की। विकास गुर्रा है, खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। अजी ऐसे कैसे निकल जाएं, बाप का राज है क्या। निकल ले अंडे के बीज। नुसरत बोला, पता नहीं किस मूड में छटंकी मियाँ। मूड बदल गया तो तेरी नाक यहीं रगड़ देंगे। इनकी परमिशन मिलने के बाद तो हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। अजी ठेंगा, तुगलक ने कहा, बात सूमा पहलवानों जैसी तेरी मोटी अकल में भले ही फिट ना हो रही हो, लेकिन मेरी बुद्धि के खांचे में ठीक यूँ आ रही है जैसे मुर्गी के अंडे में हाथी आता है। मतलब पता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्या करते हैं। क्या करते हैं। रात के अंधेरे में कैदी को हवालात से निकाल कर जीप में डालते हैं, किसी सुनसान इलाके में ले जाते हैं, उसकी हथकड़ी खोलते हैं और कहते हैं कि भाग जा बेटा, नहीं तो गोली मार देंगे। मुलजिम को लगता है मामा लोगों की कृपा हो गई, उसे बेचारा भागता है और मामा उसे शूट कर देता है। इससे ये साबित करने में सहूलियत रहती है कि मुलजिम पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के पास उसे मार गिलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, जिसे पुलिस ने पूरी सुरमाई के साथ अंजाम दिया है। पर मियाँ, ये स्टोरी तुम यहाँ क्यों सुना रहे हो। क्योंकि अपने छटंकी का इरादा भी शेम टू शेम है। इधर हमने अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश की, उधर ही हमें गोलगप्पे की तरह गड़प कर जाएगा। तो एक ही तरीका है, जल्दी उगल, इस रिवॉल्वर को पकड़ पकड़े, मेरी नाजुक कलाई में मोच आने वाली है। क्यों हुजूर, नुसरत ने विजय से कहा। भीड़ इस वक्त कुछ ज़्यादा ही नहीं है। अगर हम आलतू फालतू आदमियों को बाहर निकालने के बाद मोहब्बत की बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारी हुकूमत है प्यारो, चाहे जो करो। कितने समझदार हैं हुजूर, जी चाहता है इनका मुंह चूम लूँ। ऐसी गलती मत कर दियो आम के शरबत। नुसरत ने तुरंत कहा, एक बार मैंने भी इन पर फिदा होकर यही गलती कर दी थी, अभी तो मुंह में छाले पड़े हुए हैं। तो फिर क्या किया जाए। मेरे ख्याल से तो वही किया जाए जो तूने कुछ देर पहले कहा था। मुझे भी इतने लोगों के बीच इश्क की बातें करने में असुविधा हो रही है। एक एक करके इन्हें बाहर निकाला जाए। चलो बे, तुगलक ने कहा, लाइन लगा लो सब। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
जैसे किसी की समझ में ना रहा हो कि क्या करे। सभी दहशत ज़दा थे, मगर तुगलक आखिर तुगलक था। अंततः उसने विजय, विकास, केशव पंडित ठाकुर साहब और न्यायाधीश महोदय को छोड़कर सबको लाइन में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। सबका चेहरा कक्ष के मुख्य द्वार की तरफ था। तुगलक उन्हें एक एक करके बाहर निकलने का हुक्म देने ही वाला था कि नुसरत ने कहा, तुम भी मियाँ आड़ू के बीज थे। आड़ू के बीज हो, कब्र की तरफ जाने तक आड़ू के बीज ही रहोगे। कुछ गलती हो गई क्या नुसरत बहन? गलती ये हो गई मेरे पानी की बताशे कि खोपड़ी में अगर दिमाग नाम का मलूदा है तो उस पर कुंटल 2 कुंटल वजन डालकर सोचो कि अब तक जो इस सोच की खातिर कक्ष के बाहर शांति छाई हुई है कि कोर्ट में शायद कोई गुप्त प्रक्रिया चल रही है, वह इन लोगों के बाहर निकलती है शांति में बदल जाएगी। सो तो है, क्योंकि ये लोग बता देंगे कि हमने यहाँ क्या कारनामा कर रखा है। उसे सुनते ही हिंदुस्तान की सबसे खूंखार फोर्स इस कक्ष को जितनी तरफ से घेर सकती होगी घेर लेगी। घेर करके हमारा ठेंगा कर लेगी। अमा समझने की कोशिश तुम करो मियाँ। अगर किसी ने घेर घार कर हमारा तिया पाचा करने की कोशिश की तो हम हिंदुस्तान की इतनी इतनी महान हस्तियों के अस्थि पंजा अलग नहीं कर देंगे। पर हुजूर, हम सारी उम्र तो यहाँ नहीं गुजार सकते ना। मतलब यहाँ से निकलने की जुगत भिड़ाओ। क्या जुगत भिड़ाऊँ? बाहर वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम क्या चाहते हैं। जब हमें ही नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं तो भला बाहर वाले इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे जान सकते हैं? वही तो कह रहा हूँ कूड़ मगज। सबसे पहले हमें अपनी चाहत मालूम होनी चाहिए, उसके बाद बाहर वालों को मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमारी चाहत जानने के चक्कर में सोचते सोचते सबके दिमाग फट जाएंगे। और शरीफ लोगों की ऐसी दर्दनाक मौत मुझे किसी हालत में पसंद नहीं है। तेरी मरती हुई माँ ने कहा था कि किसी को मारो भी तो आराम की मौत मारो। अपनी जीती जागती माँ की बात टाल सकता हूँ मैं, मगर तेरी माँ मर चुकी है। तेरी मर चुकी माँ की नहीं टाल सकता, क्योंकि उस हालत में वो मुझसे चुड़ैल बनकर चिपट सकती है। बात तो यार तेरी 16 आने से भी ज़्यादा दुरुस्त है। तो फिर जल्दी से कुछ करके दिखा। हमारे यहाँ से निकलने का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। इंतज़ाम भी ऐसा जिसमें कोई ख़तरा ना हो। खतरों के काम करेंगे तो खतरा तो होगा ही मियाँ। बात को यूँ कहो कि कम से कम खतरा हो। चलो यूँ कह लूँ तो सोच, यहाँ से निकलने के लिए क्या शर्त रखी जाए। तुगलक जैसे वाकई सोचने लगा। विजय, विकास आदि तो जानते थे कि उनकी ये ऊट पटांग बातें महज दिखावा है। असल में वे इतने खतरनाक है, इसी किस्म की बातें करते करते खून खराबा भी शुरू कर सकते हैं। मगर आम लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। शुरू में जो लोग उनकी हरकतों से दहशत ज़दा हुए थे उनमें से कुछ अब बेवकूफ़ाना बातों के कारण उन्हें हल्का ले रहे थे। उन्हीं में वह डॉक्टर भी था जिसने ज़र्रा नवाज के जिस्म से माइक्रोफोन निकाला था। लाइन में लगा वह अभी भी स्ट्रेचर के नज़दीक खड़ा था। स्ट्रेचर में पहिए लगे थे। उसे लगा कि अगर वह स्ट्रेचर में ज़ोर से ठोकर मारे तो वह सीधा ठाकुर साहब को कवर के तुगलक को जाकर लगेगा। उससे इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसके बाद हो सकता है सब मिलकर उन दोनों पर काबू पा लें। और अंततः उसने उस क्षण ये काम कर ही डाला जिस क्षण यह महसूस किया कि उनमें से किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। भड़ाक की एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ स्ट्रेचर ज़र्रा नवाज की लाश को लिए तुगलक की तरफ दौड़ा। ठाए! उसी क्षण माहौल गोली चलने की आवाज़ से बदला। गोली डॉक्टर का चेहरा तोड़ती निकल गई थी। हलक से दर्दनाक और अंतिम चीख निकली। पल भर के लिए हवा में उछलने के बाद वह फर्श पर जा गिरा। यह गोली जज को कवर किए नुसरत ने चलाई थी। तुगलक उस पल ठाकुर साहब को अपने साथ घसीटता हुआ स्ट्रेचर से बचने की कोशिश में मशगूल था। इतना सब पलक झपकते ही हो गया था। इतने कम समय में कि बहुत से लोगों की तो समझ में ये तक नहीं आया कि हो क्या गया। उन्होंने तो बस भड़ाक, धाएँ और चीख की आवाज़ें सुनी और अगले पल फर्श पर पड़ी डॉक्टर की लाश देखी। बेबस लाश। उसका चेहरा उड़ चुका था। गर्म और गाढ़ा खून भल्ल भल्ल करके बह रहा था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तिरपन काम गए। ये क्या किया हरामजादो? गुस्से की जाती के कारण हलक फाड़कर चीखने वाला विकास था। ये क्या किया तुमने? वही किया चटंकी में जो ऐसे मौके पर हमें करना चाहिए। और अगर फिर किसी ने वैसी ही चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर ऐसा ही होगा। गुर्राहट नुसरत के मुंह से निकली थी। तुगलक ने तान मिलाई। हर बार होगा। जितनी बार हरकत करने की कोशिश की जाएगी उतनी ही बार होगा। हमारी मजबूरी जो है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम हमें चट चुकर जाओगे। अब जाकर आम लोगों को पता लगा कि वे कितने खतरनाक हैं। सभी की आंखों में खौफ के साए लहराते साफ नजर आए। दांत खिटखिटाता हुआ विकास बुरी तरह कसमसा रहा था। काश काश इस वक्त वह कुछ कर पाता। यही क्षण था जब बंद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। जाहिर था गोली की आवाज़ ने बाहर हंगामा मचा दिया था। जोर से चिल्लाओ जज साहब। तुगलक ने अपने रिवॉल्वर से उनकी कनपट्टी को थकथकाते हुए बेहद हिंसक स्वर में कहा। उन्हें बताओ कि अगर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई तो इस कक्ष में लाशों के ढेर लगा दिया जाएंगे और सबसे पहली लाश आपकी गिरेगी। जोर से चिल्लाकर उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताओ। न्यायाधीश महोदय को ऐसा करना पड़ा। कुछ ही देर बाद बाहर से दरवाज़ा पीटा जाना बंद हो गया। जाहिर है उनकी समझ में अंदर के हालात आ गए थे। बाहर से शोर शराबी की आवाज़ अब भी आ रही थी। दूसरे लोगों के साथ नुसरत तुगलक भी समझ सकते थे कि अब वहाँ गोली चलने से पहले जैसा शांत माहौल नहीं होगा। उम्मीद है तुम सभी की समझदारी में यह बात आ गई होगी कि अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
नुसरत ने चारों तरफ अपनी गोल गोल आंखें घुमाने के साथ कहा। उन्हें लेकर आम आदमियों की सारी भ्रांतियां दूर हो गई थीं। खास लोगों को तो कोई भ्रांति कभी थी ही नहीं। तभी तो विजय विकास जैसे लोग कसमसा भले ही चाहे जितने रहे, लेकिन कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। तुगलक बोला, अब जो भी करना जल्दी करना होगा बहन। बाहर वाले इस वक्त कुछ ज़्यादा ही आक्रामक मूड में होंगे, मगर मैं अपना मूड चेंज नहीं किया करता। वही करूँगा जो गोली चलाने से पहले सोच चुका था। क्या सोच चुके थे? यहाँ से निकलने के लिए हमें प्रधानमंत्री की गाड़ी चाहिए। अबे, तुगलक चिऊँ सटिया गया क्या? भला पठान साहब की गाड़ी यहाँ कहाँ से आएगी? मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ घोचू। अबे वो चिमटे की औलाद, अपनी औकात देखकर बात कर। इस वक्त हम पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ हमारी इतनी इज्जत है कि एक बार झूठे को शहजाद पठान साहब से उनकी गाड़ी भेजने को कहेंगे और वे 100 बार असल में भेज देंगे। इस वक्त हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ से निकलने को साइकिल भी मिल जाए तो गनीमत होगी। जब तक मेरा रिवॉल्वर इन हजरात की कनपट्टी पर डिस्को कर रहा है, तब तक मेरे यहाँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा इज्जत है। उसने जज को टोते हुए कहा। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय की गाड़ी भी मांगूंगा तो बगैर पहियों के दौड़ी चली आएगी। अबे, बगैर पहियों की गाड़ी का क्या करेगा? तभी तो राष्ट्रपति वाली नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री वाली ही चाहिए। हाँ, वो काले रंग की चमचमाती गाड़ी। पर उसी में क्या सुरखाब के पर लगे हैं मियाँ? पिछले दिनों मैंने उसे टीवी पर देखा था। कहा जा रहा था कि पीएम की सुरक्षा हेतु उसे खास तौर पर अमेरिका से तैयार करके मंगवाया गया है। बुलेट प्रूफ का ज़माना तो बहुत पीछे रह गया। रॉकेट और मिसाइलों तक का उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ यार, सुना तो मैंने भी था। ये कि ना उसके कांच टूट सकते हैं और ना ही टायर फट सकते हैं। तभी तो वही चाहिए। मैं जानता हूँ, हम यहाँ से जिस भी वाहन में निकलेंगे उसका पीछा किया जाएगा। भले ही हम इन्हें चाहे जितनी भपकियाँ दे लें, लेकिन छटंकी और इस मुल्क की फोर्स से उड़ाने की कोशिश ज़रूर करेगी। ये तैयारी हमें अभी करनी है कि इनकी हर कोशिश पर गंगोत्री वाला गंगा जल फिर जाए। पर मैया, वह गाड़ी ये लोग हमें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अम्मा, तुम सोचो तो सही यार। उस गाड़ी को यदि ये हमें दे देंगे तो इनके प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी में इधर उधर जाएंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। नुसरत ने बच्चे की तरह जिद करने वाले अंदाज में ठिनकते हुए कहा। मुझे तो वही गाड़ी चाहिए, मैं उसी में बैठूंगा। तुगलक बहन, मेरी ये हसरत उसी दिन से है जिस दिन से उसे टेलीविज़न पर देखा था। अगर इतनी ही जिद कर रहे हो तो कोशिश करता हूँ मियाँ। कहने के बाद तुगलक विजय से मुखातिब होता हुआ इस तरह बोला जैसे प्रार्थना कर रहा हूँ। खलीफा, आपको तो पता ही है ढेकची का कितना ज़िद्दी है। अब अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी की ज़िद पकड़ ली है तो उसमें बैठ कर ही रहेगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसके लिए उसी गाड़ी का इंतज़ाम करने की कृपा की जाए। अबे, गिड़गिड़ा क्यों रहा है? नुसरत बोला। जो कहना है अकड़ कर कह, मुझे पहना करके कह। इस वक्त इनके सारे मोहरे हमारे रिवाल्वरों की धार पर हैं। हमारी हर मांग इन्हें नाक रगड़ कर हमारी चाहत के सिंदूर से भरनी पड़ेगी। ठीक है प्यारो। इससे पहले कि विकास अड़े, विजय ने अपना जिस्म ढीला छोड़ते हुए कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, फिरंगी का ये भाग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।